Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So my name is Aman Singh and today we are going to cover the budget 2026-2027 in the most comprehensive manner. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो ऑलरेडी बहुत ग्रेट डिटेल्स में कवर कर रखी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखना। ये मत देखना कि 4.5 घंटे की वीडियो है ना, बहुत लंबे ड्यूरेशन की है और एग्जाम में तो 4-5 ही क्वेश्चन आने हैं। देखो, मैं आपको उस लेक्चर में ही बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियो है ना आपका, वो भले 4.5 घंटे का है, लेकिन वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आप पूरे यूट्यूब में देख लोगे किसी ने कवर नहीं करा है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पेपर वन में ही काम आएगा या फिर किसी आपके एक ही स्पेसिफिक एग्जाम के लिए काम आएगा। वो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीएससी का दे रहे हो, चाहे आप सीडीएस का दे रहे हो, चाहे एनडीए का दे रहे हो, चाहे सीएपीएफ का दे रहे हो, उसके मतलब जो ऑब्जेक्टिव वाले पेपर होते हैं उसमें भी काम आएगा। और सीएपीएफ और जो आपका यूपीएससी का मेंस है, जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें भी आपका उतना ही रेलिवेंट है इकोनॉमिक सर्वे। तो 4.5 घंटा इन्वेस्ट करना वर्थ है, क्योंकि अगर उधर से आप मान के चलो 8 से 9 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो अपने ये सीएपीएफ के पेपर वन में या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और अगर आप मेंस में भी अगर कुछ क्वेश्चन सही कर ले जाते हो और सीएपीएफ के पेपर टू में, तो आपके लिए वो बुरा सौदा नहीं है। ठीक है, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा, उसको आप देखिए और जो भी मैंने बोला है बार बार उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको कम से कम 4 से 5 रीडिंग लगेगी पूरा पचाने के लिए इकोनॉमिक सर्वे। अब बजट वाली वीडियो में ना मैं उस वाले डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको ग्लोबल सिनेरियो जो है उस टाइम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट की सिचुएशन है वो भी मैंने आपको बता दिया था, सारे सेक्टर की क्या क्या सिचुएशन है ना, कौन सा सेक्टर कैसे ग्रोथ कर रहा है, ये सब हमने इकोनॉमिक सर्वे में ऑलरेडी ग्रेट डिटेल्स में देख लिया था। आज हम लोग चीजों को बजट ओरिएंटेड रखेंगे कि बजट में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो मैंने आपके एकदम पीवाईक्यू भी लगाया हुआ है और मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, मतलब थोड़ा अंत तक देखना। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, क्योंकि नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग शुरू का 3-4 मिनट सुन के छोड़ देते हो वीडियो। तो देखो यार, इस बार ये वाला बजट का वीडियो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि देख लोगे ना तो लास्ट तक आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने हैं, चाहे आपने स्टैटिक कवर किया है चाहे नहीं किया है ना। देखो क्या होता है ना कि बहुत बार नो अनडाउटेडली मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है इकोनॉमी के। ठीक है, लेकिन वो लोग वो सारे टीचर्स जो इकोनॉमी पढ़ाते हैं ना, वो एक टीचर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं। मतलब वो सारी चीजें बताते हैं। उनका एक जनरल एजम्पशन रहता है कि देखो अगर हमें इतना आता है तो बच्चे भी अगर मान चलो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनको बेसिक नॉलेज तो होगी। ठीक है, तो वो उस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वो जो माइन्यूट डिटेल्स है उस पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम आपको एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं कि यूपीएससी कहाँ पे आपको घुमा सकता है। जब हम भी एस्पिरेंट थे तो हमें पता है कि हम कहाँ पे कंफ्यूज करते थे। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट रहता है कि आप जब जब एक एस्पिरेंट माइंडसेट से आप पढ़ाते हो किसी चीज को, तो हमें पता रहता है कि देखो भाई, एक एस्पिरेंट अगर पढ़ रहा है तो वो पक्का यहाँ पे यूपीएससी उसको घुमा सकता है, यहाँ पे ट्रैप कर सकता है। तो आज के लेक्चर में वो सारे जो ट्रैप क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर सकता है आपके बजट से, वो भी मैं सारा आपका डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी चीजें मैं आपको कमेंट में टाइप करके बताने बोलूंगा तो वो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका पूरा वीडियो के दौरान ब्रेन क्या रहेगा, आपका एक्टिव रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं और अपने पूरी टीम का मेंशन करना चाहता हूं, है ना, कि देखो यार, बजट का जो आपका ये बनता है ना, प्रिपेयर होता है, तो इसके पीछे बहुत सारे ब्राइट माइंड इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इकलौता मेरा इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। इसमें मैं स्पेशली मेंशन करूंगा सत्या सर का। ठीक है, ये जितना आप हैंड रिटन देख रहे हो ये सत्या सर द्वारा लिखा गया है। तो मतलब उन्होंने भी बहुत क्वालिफाइड है ना, उन्होंने बहुत सारे स्टेट पीसीएस का इंटरव्यू दे रखा है। तो मतलब इस डॉक्यूमेंट, बस मैं आप लोगों को इस चीज से ये बताना चाह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी आगे प्रिपेयर करके चला गया है ना। जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो ऑलरेडी इन सारे एग्जाम्स में काफी सालों का उनका एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीजों को आप रिस्पेक्ट किया करो, अप्रिशिएट किया करो, और आपके एग्जाम के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, ताकि आपका एग्जाम इजी बन जाए। नहीं तो आप खुद से बजट जाके पढ़ लो, इतना एग्जाम ओरिएंटेड कोई नहीं पढ़ा रहा है आपको। राइट, तो स्पेशल थैंक्स टू सत्या सर एंड अचीव सीएपीएफ टीम। राइट, तो आप चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बजट में आपको पता है कि बजट क्या होता है ना। तो जैसे इसको आप लोग डेली लाइफ से ही समझ सकते हो कि जैसे आपके फैमिली का भी एक बजट सेट होता है हर महीने का। ठीक है, तो आपके फैमिली में होता है कि इस महीने का हम लोग का क्या क्या मेजर एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बहुत लोगों का तो सोर्स ऑफ इनकम फिक्स होता है, जो मान के चलो जिनके घर में लोग सैलरीड एम्प्लॉयड है। ठीक है, या फिर या तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर वो प्राइवेट सेक्टर में है। लेकिन बहुत लोगों के घर वाले बिजनेसमैन होता है ना, तो बिजनेसमैन में एकदम हम एक्सपेक्टेड नहीं बता सकते कि इस महीने में हमारा इतना ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक रेंज तो बना ही रहता है। राइट, तो हमें सोर्स पता रहता है, तो जो सोर्स जहां से हमारे पास पैसा आता है उसको हम लोग रिसीट बोलते हैं। ठीक है, और जहां जो चीजें हम खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज है ना, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है, सबसे पहले आप ये समझो। तो हम लोग जनरली हम बजट 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 करते हैं, लेकिन बजट जनरली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है टर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भैया क्या मेंशन है आपके, तो आर्टिकल 112 के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ही क्या है कि जो भी पूरे साल का, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो सारी चीजें इसमें मेंशन रहता है। मतलब गवर्नमेंट किस चीजों पे कितना खर्च करने वाली है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया है। ठीक है, तो
वो सारी चीजों को गवर्नमेंट इन दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देती है, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस भी आपको समझ आना चाहिए कि जो रेवेन्यू अकाउंट होता है उसमें हम लोग जनरली उन पैसों को कंसिडर करते हैं जहां पे आपके गवर्नमेंट का कोई भी एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, या फिर चेंजेस नहीं आता उसमें। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है हमारा, उसमें गवर्नमेंट का एसेट और लायबिलिटी जो है उस वो या तो बढ़ता है या घटता है। तो ये एक बहुत बेसिक लेमैन डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी और भी हम लोग डेप्थ में जाने वाले हैं, और यहाँ से यूपीएससी आपको कैसे ट्रैप करता है ये सेम टॉपिक से, ठीक है तो ये स्टैटिक का पार्ट, लेकिन बजट बिना अगर आप इसके समझने का कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाओगे और यूपीएससी यहीं पे आपको घुमा के पटक देगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो स्टैटिक चीजें आपको स्ट्रांग रहना चाहिए। बाकी मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में एक बेसिक चीजें तो बताई दी थी, है ना, कि बजट को समझने के लिए आपको ग्लोबल जो हेडविंड्स अभी चल रहा है, आपको पता है कि अभी ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चल रहा है, पूरे बोलते हैं ना विश्व में आपकी इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीजें अभी स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा एकदम क्लोज्ड इकोनॉमी है, हमें बाहर क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी पे उससे कुछ इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है ना। आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का एरा है, तो हर एक इकोनॉमी एक दूसरी कंट्री से कनेक्टेड होती है। तो अगर आपके मान के चलो अभी सेंट्रल एशियन में कुछ भी चल रहा है, ठीक है, अगर आपके मिडिल ईस्ट में कुछ भी चल रहा है, तो भी उसका भी इंपैक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो मैं लास्ट पिछली बार भी जब आपके बजट कवर कराया था तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि इस फॉर्मूला को याद कर लो, आपको आधा बजट ऐसे ही समझ आ जाएगा। तो जो मेन फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जीडीपी कैलकुलेट करती है, तो जीडीपी कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर मेथड होते हैं, कुछ इनकम मेथड होते हैं, तो मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड बता रहा हूँ। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है वो क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड गवर्नमेंट जीडीपी कैसे कैलकुलेट करती है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस कंजम्पशन, ठीक है, प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, ये जब हम पूरा लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। तो सी से कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन में आपके प्राइवेट पब्लिक सारा कंजम्पशन आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट में आपके जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, गवर्नमेंट में आपके जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्स से आपका एक्सपोर्ट जो भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एम मतलब इंपोर्ट। इंपोर्ट को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन में वो चीजों को हम कंसिडर नहीं करते जो हमारे टेरिटरी में प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चीज बहुत बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे ग्लोबल सिनेरियो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में बताया था कि ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो अब बहुत सारे फैक्टर्स ना इधर हमारे काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कंजम्पशन तो बढ़वा दिया था। गवर्नमेंट ने कंजम्पशन कैसे बढ़वाया था, तो लास्ट ईयर आपने देखा था कि जो टैक्स रिबेट देके अप टू 12 लाख तक का जिसका इनकम है उसको टैक्स रिबेट मिलेगा, टैक्स पे छूट मिलेगी। इसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया, है ना, क्योंकि यार देखो गवर्नमेंट जब भी आपके टैक्स रेट कम करती है या टैक्स माफ करती है तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो आपके डिमांड बढ़ता है, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ता है तो इकोनॉमी आपकी ग्रो करता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक फंडामेंटल होता है इकोनॉमी का। तो कंजम्पशन तो गवर्नमेंट ने बहुत हद तक बढ़ाया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला हमें ग्रोथ में। ठीक है, बाकी इन पूरे मेथड में ये जो पूरे जितने कंपोनेंट है ना, इसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि इन पूरे कंपोनेंट में आपके सबसे ज्यादा कंजम्पशन ही मतलब क्या बोलते हैं, कंजम्पशन का ही शेयर है। उसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैसे बढ़ाती है ये भी मैंने आपको बता रखा है इकोनॉमिक सर्वे में। जैसे जो जनरल जो गवर्नमेंट का जनरली अप्रोच रहता है वो रहता है कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है ना, मतलब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, राइट, पीपीपी प्रोजेक्ट्स के थ्रू, उसका पीएलआई स्कीम्स के थ्रू। तो इस टाइप से गवर्नमेंट क्राउडिंग इफेक्ट लाने का कोशिश करती है बाय इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट आप देखे होंगे, है ना, पिछले कुछ सालों का ट्रेंड कि गवर्नमेंट लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाई जा रही है, वो ट्रेंड भी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, राइट। लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट जिस जो एक्सपेक्टेड था वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट कैपिटल पे तो स्पेंड कर रही है, लेकिन अभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कतरा रहे हैं इंडिया में आने के लिए। तो उसके बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। एक तो आपको पता है कि ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब इन्वेस्टर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे किसी इकोनॉमी पे। हालांकि अभी देखा जाए तो पूरे पूरे ग्लोब में इंडिया एक बहुत बेटर पोजीशन में है ना, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत अभी सही है ना। तो ऐसा नहीं है एफडीआई एफपीआई नहीं आ रहा है, बट जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं आ रहा है। उसके बाद बात आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये हम देख ही रहे हैं ना, गवर्नमेंट आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर रही है। इस बार तो स्पेशली बजट में गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया, आपके सप्लाई साइड पे फोकस किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखो पिछले 5 सालों का आप बजट देखोगे तो गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा कहाँ रहता था, डिमांड बढ़ाने पे। तभी तो देखोगे कि गवर्नमेंट ने टैक्स पे छूट दिया, जीएसटी रैशनलाइजेशन किया ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, गवर्नमेंट क्राउडिंग इफेक्ट लाने की कोशिश की ताकि इन्वेस्टमेंट हो तब डिमांड बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन इस बार आप देखोगे बजट का जो ज्यादा फोकस है वो सप्लाई साइड पे है। ठीक है, तो सप्लाई साइड में मैंने आपको क्या बताया था इकोनॉमिक सर्वे में, सप्लाई साइड में बताया था, जैसे सप्लाई साइड में आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, आपके सर्विस सेक्टर आ जाते हैं। तो ये सारे सेक्टर पे गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है। तो एग्रीकल्चर वगैरह वाला हम लोग सारी चीजें डिटेल में कर रखे हैं, यहाँ पे जो रेलिवेंट आपके बजट में स्पेशली मेंशन किया गया है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो इस बार आप देखोगे भी बजट में गवर्नमेंट ने
डिफरेंट कर्तव्य रखे हैं, जो मेजर कर्तव्य, 3 कर्तव्य। जैसे लास्ट टाइम का आप बजट देखोगे तो गवर्नमेंट ने 4 ग्रोथ इंजन बताया था, है ना, और इस बार गवर्नमेंट ने 3 कर्तव्य बताया। उस 3 कर्तव्य के अराउंड गवर्नमेंट की जो भी मेजर अनाउंसमेंट हुई है, सब हम लोगों ने डिटेल में इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपके कंपाइल करके दे दिया है। तो वही बता रहा हूं कि इस वीडियो के बाद कहीं मत भटकना बजट के लिए, आपका सारा एग्जाम का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग देखेंगे कि कैसे इस बार गवर्नमेंट सप्लाई साइड पे ज्यादा फोकस कर रही है। बाकी एक्सपोर्ट का तो इस बार बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी करने के लिए यार हम दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां का आपके मान के चलो जो बोलते हैं ना, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और जिस तरीके से अभी आपका ग्लोबल हेडविंड्स चल रहा है, उसके वजह से यार एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा अभी स्कोप नहीं चल रहा है ना। उसका बाद इंपोर्ट, तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो हमारी है ही है, राइट। तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है हमारे। अभी गवर्नमेंट का ज्यादातर प्रयास यही है, इस बार भी है, चाहे पिछले साल भी था, कि अब हम लोग सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़े, है ना। हम लोग जो चीजें बहुत हेविली इंपोर्ट करते थे, जैसे इंडिया मेजरली क्या इंपोर्ट करता है, सबसे पहले तो आपकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया की क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है तो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इंडिया बहुत सारी चीजें, जैसे आपके एडिबल ऑयल भी इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था साउथ एशियन कंट्री से। उसके बाद आपके फर्टिलाइजर इंडिया इंपोर्ट करता है, राइट, फर्टिलाइजर। इस तरीके से बहुत सारी चीजें इंडिया इंपोर्ट करता है बाहरी देशों से, राइट। सबसे मेजर तो आपका है क्रिटिकल मिनरल्स। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व नहीं है, रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया ने शुरू से इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया रिसर्च पे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे। लेकिन इस बार आप देखोगे कि बजट में बहुत ज्यादा फोकस है आपके स्ट्रैटेजिक मिनरल्स के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे आपके प्रोडक्शन हो। तो इस बार गवर्नमेंट का आप देखोगे बहुत सारे अनाउंसमेंट है फॉर द प्रमोशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, जिसमें आपके क्रिटिकल मिनरल्स और आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स दोनों ही आ जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपको थोड़ा सा सिनेरियो मैंने कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने की कोशिश किया। अब आप बजट समझोगे तो थोड़ा आपके लिए आसानी होगा। बाकी सिंपल क्वेश्चन, बजट कौन रिलीज करता है, ठीक है, तो वो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। और ये लोग प्रिपेयर करते हैं बजट। और आपके टेबल कौन करता है बजट, तो वो करती है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर। किसके ऑर्डर से? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। ये सारी चीजें आपको बेसिक याद रहनी चाहिए। अब बजट में हम लोग जैसे देख रहे थे, मैंने शुरू में बताया कि 2 अकाउंट होते हैं आपके गवर्नमेंट के, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बस आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं ये पॉइंट बताऊंगा जहां पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज करता है। तो रेवेन्यू अकाउंट में आपके 2 चीज होते हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और मैंने पहले बता दिया कि रेवेन्यू अकाउंट आपके गवर्नमेंट कोई भी एसेट या लायबिलिटी पे चेंजेस नहीं क्रिएट करती है, ठीक है। अब रेवेन्यू रेसिप्ट में भी 2 होते हैं, एक होता है टैक्स और नॉन टैक्स। तो रेवेन्यू रेसिप्ट मतलब पहले ये तो समझो होता क्या है। तो गवर्नमेंट के पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पैसे आने का बहुत सारा सोर्स होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो सबसे मेजर सोर्स है गवर्नमेंट का, वो क्या है? टैक्स है, राइट। तो रेवेन्यू रेसिप्ट में एक तो टैक्स हो गया कि गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और पैसे कमा रही है। दूसरा होता है नॉन टैक्स, मतलब बहुत बार आप देखते हो गवर्नमेंट फाइन चार्ज करती है, डिविडेंड लेती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी तो इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग जगह पे, तो वहां से भी गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसको हम लोग नॉन टैक्स के क्राइटेरिया में रख देते हैं। तो टैक्स में वही सारी चीजें रहेगा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और बाकी नॉन टैक्स में जो भी उसके अलावा जो भी पैसे आ रहे गवर्नमेंट के पास, उसको हम लोग नॉन टैक्स में रख देते हैं। बाकी एक आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, पहले रेवेन्यू अलग खत्म कर लेते हैं फिर कैपिटल पे जाते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट समझ आया कि गवर्नमेंट को कहां से पैसे आ रहा है विदाउट चेंजिंग इन एसेट और लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, तो गवर्नमेंट कहां पे खर्च कर रही है ना, और वो खर्चा गवर्नमेंट के कोई भी एसेट क्रिएशन में नहीं काम आ रहा है, कोई भी एसेट या लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट पे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जनरली क्या क्या आ जाता है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दे रखा है, ये एग्जांपल जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगा रखा है, तो आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जनरली गवर्नमेंट किस चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है उनको हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी पे करती है, तो वो किस में चला जाता है, वो भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। फिर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज समझना, कि जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है गवर्नमेंट, देखो हर साल आपको पता है कि गवर्नमेंट जो अमाउंट डिसाइड करती है उससे बहुत बार ज्यादा खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जितना एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, मतलब गवर्नमेंट का जितना सोर्स था इनकम का, उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर दे रही है, तो एक डेफिसिट क्रिएट हो गया, है ना। उसी को तो हम आगे जाके देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोल रहे हैं, कि कितना गैप है, मतलब कितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया और कितना गवर्नमेंट ने खर्च किया, तो उसका जो खर्च करती है गवर्नमेंट वो ज्यादा हो जाता है जब, तो एक डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। अब उस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए या उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है, ठीक है। तो बोरो आपके गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट से भी करती है, फॉरेन मार्केट से भी करती है। तो जो गवर्नमेंट बोरो करती है ना, वो आपके आ जाता है कैपिटल रिसिप्ट में, है ना। लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है सालों साल गवर्नमेंट, तो वो आपके किस में आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आपको मैं सारा एक बार लास्ट में
कंसोलिडेट कर दूंगा कहाँ कहाँ आपको ट्रैप कर सकती है। तो इतना समझ आ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो एग्जांपल देख लो, रेवेन्यू रेसिप्ट में एग्जांपल क्या था, इनकम टैक्स, टैक्स वाले में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम टैक्स, नॉन टैक्स वाले में फाइन, फीस, टोल्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके क्या क्या था, इंटरेस्ट पेड, ग्रांट्स जो गवर्नमेंट देती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके यूपीएससी ट्रैप करता है, तो इसके लिए भी हमने सारा चीज नोट कर दिया, डोंट वरी, है ना। यहाँ पे इसलिए मैं बहुत बार क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, आप लोग लिख नहीं पाते हो, तो यहाँ पे सत्या सर ने आपके हर चीज इंक्लूड करा दिया है, राइट। तो इससे आपका बहुत मदद मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट पेड हो गया, ग्रांट्स हो गया, पेंशन हो गया, जो गवर्नमेंट सैलरीज पे खर्चा कर रही है, जो डिफेंस सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट, वो सारे आपके किस में आ जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फिर आ जाओ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बताया कि ऐसी चीज जिससे गवर्नमेंट का एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस आ रहा है, राइट। तो इसमें भी आपके क्या आता है, सबसे पहले कैपिटल रिसीट आता है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखो, ये सब ना रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो ना कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करेगी जिससे उसका एसेट में रिडक्शन हो रहा है। जनरली जो कैपिटल रिसीप्ट होता है ना, इससे एसेट में गवर्नमेंट का रिडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि या तो गवर्नमेंट आपके जो बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, मतलब अपने एसेट को बेच के पैसा कमा रही होती है। स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट का अगर मान चलो किसी पीएसयू में स्टेक है, तो उस स्टेक को गवर्नमेंट डाइल्यूट कर रही है, तो उससे गवर्नमेंट को कुछ पैसा आता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट, और वो आपके किस में आ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है। तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का एसेट कम हो गया, है ना। तो ये आ गया कैपिटल रिसिप्ट में। फिर जो गवर्नमेंट लोन ले रही है, बोरो कर रही है ना मार्केट से, तो ये आ जाएगा आपके कैपिटल रिसिप्ट में। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो कैपिटल रिसिप्ट में होता है, उस पर जो इंटरेस्ट पेड होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद आपके सेल्स ऑफ गवर्नमेंट एसेट, बहुत सारे गवर्नमेंट एसेट सेल हो रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स, बहुत बार क्या करती है कि गवर्नमेंट जो लोन दे रखी है उसको जब रिकवर करती है, तो वो भी तो एक पैसा ही है, तो वो भी आपके किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट अपने एसेट क्रिएशन पे जब खर्चा करती है, तो वो आ जाता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो इसमें जनरली आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन फ्रेश इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन टू स्टेट्स, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, राइट। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूजिंग पॉइंट बताता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो तीन चीजें आपको ध्यान देना है ना। तो थ्री थिंग्स टू रिमेंबर फ्रॉम द गिवन टेबल, क्या क्या है। पहला, पहला, अगर गवर्नमेंट कोई लोन ले रही है, लोन किस लिए लेगी गवर्नमेंट, अपने जो भी डेफिसिट है उसको बैलेंस करने के लिए। क्लियर हुआ इतना, पहले ये माइंड में क्लैरिटी रखना। तो जो भी गवर्नमेंट लोन ले रही है वो किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, याद करते जाना है ना। जो भी गवर्नमेंट लोन ले रही है वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है वो किस में चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। सो पे इंटरेस्ट अमाउंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन डेली बेसिस। ठीक है, और अगर मान चलो गवर्नमेंट अपना कर्ज माफ कर दे रही है ना, पूरा जो भी लोन लिया था गवर्नमेंट ने पूरा चुका दिया एक साथ, प्रिंसिपल अमाउंट जितना भी बचा था रिमेनिंग, उसको गवर्नमेंट ने अगर पे कर दिया, तो वो किस में हो जाएगा आपका, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोन लिया था उस पर अगर गवर्नमेंट हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और जो गवर्नमेंट ने पूरा लोन लिया था उसका पूरा प्रिंसिपल सहित पेड कर दिया, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझो आप। तो देखो, जब गवर्नमेंट आपके इंटरेस्ट पेड कर रही है, तो ऐसा नहीं है ना कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था वो खत्म हो गया, वो तो उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, प्रिंसिपल तो अभी भी रिमेनिंग है, राइट। इसीलिए वो रेवेन्यू में डाल दे रहे हैं हम। लेकिन वहीं पे जब आपके गवर्नमेंट प्रिंसिपल पे कर दे रही है, तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रिलीफ हुआ ना, गवर्नमेंट के पास जो भी लाइबिलिटीज थी वो रिड्यूस हो गई, राइट। इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दे रहे हैं। क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वंस इन अ वाइल होता है और ये डेली बेसिस पे होता है ना, हर साल आपके गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही होती है। तो ये पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। मान चलो अगर गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल रोडवेज, रेलवेज, बिल्डिंग्स, जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो सब आपके किस में आ जाएंगे, वो सारे आ जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट बढ़ रहा है, राइट। तो ये आपका वंस इन अ वाइल होता है। लेकिन वहीं पे जो इनका मेंटेनेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, भाई रोड ऐसा नहीं है ना कि एक बार बन गया तो आपके सालों साल 200 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं है ना। उसको समय समय पे आपके मेंटेनेंस करना होता है। तो एक बार बन गया रोड रेलवे तो आपका एसेट क्रिएट हो गया, लेकिन जब मेंटेनेंस हो रहा है तो इसमें आपके एसेट में थोड़ी ना चेंजेस हो रहा है, जो बना बनाया उसी को आप रिपेयर कर रहे हो। तो इसलिए हम लोग इसको किस में डाल देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। अब यही सब तो छोटी छोटी पॉइंट है यार, जहां पे यूपीएससी आपसे खेलता है। उसका देखो, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को गिफ्ट, जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसे देती है, अब पैसे देखो दो तरीके से दे सकती है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे दे स्टेट को। अब ग्रांट क्या होता है, काइंड ऑफ गिफ्ट हो गया ना, मतलब कि लो भाई ये हमने पैसा दे दिया, आप इससे अपना कैपिटल क्रिएशन कर लो। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है स्टेट को, तो ये चीज याद रखना, ये आ जाएगा आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर हुआ। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द कैपिटल क्रिएशन पर्पस, दोनों में ही सेम है। एक में सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, एक में सेंट्रल गवर्नमेंट आपके क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, दोनों में ही कैपिटल क्रिएशन के लिए। ठीक है, तो जो ग्रांट दे रही है वो तो गवर्नमेंट का कोई एसेट में चेंजेस नहीं हुआ, लाइबिलिटी में चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर में, लेकिन वहीं पे जो गवर्नमेंट लोन दे रही है, तो लोन दी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का कुछ एसेट रिडक्शन हुआ, लेकिन उस पर कुछ गवर्नमेंट को वो भी तो मिलेगा ना, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट भी हो रहा है, और जिस दिन आपकी स्टेट सारा लोन पे करेंगे तो गवर्नमेंट का एसेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या डाल रहे हैं, इसको हम लोग डाल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्लियर हुआ? तो ये तीन जगह आपको घुमाती है यूपीएससी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, दो तीन बार रिवाइज करोगे आपका काम हो जाएगा। सो व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स टू स्टेट ग्रांट्स ऑन डेली बेसिस, ये आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और जब लोन्स देती है वंस इन अ वाइल, तो ये आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे यूपीएससी आपके 2024 में ही सीपीएफ में क्वेश्चन पूछा था ये चीज। तो क्या क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा आपका कैपिटल रिसीट का पार्ट है, तो कैपिटल रिसीट का कौन कौन सा पार्ट है, तो देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल डिस इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट, तो डिस इन्वेस्टमेंट अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट के एसेट में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट, तो एसेट में रिडक्शन हो रहा है, तो पहला तो आ जाएगा। दूसरा देखो इंटरेस्ट रिसीप्ट, अभी हमने देखा इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट पे कर रही है तो वो किस में जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहा है, तो सेकंड काटते ही आपका देखो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो ऐसी आपके एग्जाम में खेलना होता है आपको, दो ऑप्शन एलिमिनेट करते ही ना आप यार रिस्क ले लिया करो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, क्योंकि यार आप कंपटीशन में बैठे हो। अगर आप दो दो मान के चलो आपने तीन क्वेश्चन गलत किया और एक क्वेश्चन सही भी कर दिया ना, तो तीन क्वेश्चन को बैलेंस कर देता है। तो हमेशा ये माइंड में रखना, ठीक है, अगर 50% तक पहुंच चुके हो ना किसी क्वेश्चन में, तो आप उसको अटेम्प्ट करके ही आना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन अटेम्प्ट करके आना बिना किसी डर के, राइट। तो बहुत बार रिस्क लेना पड़ता है एग्जाम में, तो इसमें आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इसको आपको ये करना था, रिस्क लेना था। तो देखो 1 और 3 के लिए तो हम श्योर हो गए, क्योंकि दोनों में ही ऑप्शन है, तो 1 और 3 स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट रिसिट, ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे। अब तीसरा बनता है नेट मार्केट बोरोइंग, ये आपके किस में आता है, क्या कैपिटल रिसिट में आता है? तो अभी तो हम देख रहे हैं यार कि जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है, लोन ले रही है, वो आपके आ रहा है ना, तो फोर्थ भी आपका हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, D 1 3 and 4। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अब यूपीएससी पूछती है। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको नहीं बताया रहता तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हैं। फिर देखो आगे 10th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें देख लो कि अगर कैपिटल रिसीट जो है वो क्या गवर्नमेंट पे लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यह भी हम देख रहे हैं भाई, डिसइन्वेस्टमेंट अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस तो हो रहा है ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखो, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, ये अभी हमने देखा है ना, जो गवर्नमेंट बोरो कर रही है और जो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है वो भी आपके कैपिटल रिसीट में आ रहा है, तो ये भी सही है भैया। उसका देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है क्या? अरे भैया लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन दिया है, अगर उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी थोड़ी ना है, तो ये थर्ड गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, A 1 and 2। समझ आया? तो इस तरीके से लॉजिक लगाना, और ये आपके सीएससी का क्वेश्चन था, पहले मैं बता दूं, राइट। तो इस तरीके से आप सिविल सर्विसेज का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये 2025 का सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था, राइट। समझ आया? तो इसलिए मैंने थोड़ा इस पे ज्यादा टाइम दिया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि इस पे यूपीएससी घुमाती है, बार बार आप पढ़ते हो, बार बार कंफ्यूज कर जाते हो, तो ये सारी चीजें तो आपको याद रहनी चाहिए। और लास्ट में जो ये मैंने 3 पॉइंट बताया आपको, ठीक है, ये 3 पॉइंट भी आपको ध्यान रहना चाहिए, तो आपका कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। बजट डॉक्यूमेंट, अब बजट डॉक्यूमेंट में जो मेन मेन आर्टिकल है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किस किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 112 में मेंशन है, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो किस में मेंशन है, आर्टिकल 113 में मेंशन है। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब बजट आपके पास होता है ना, आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल ऑल द 3 स्टेजेस, तो फिर डिमांड ऑफ ग्रांट की क्या बोलते हैं, बिल पास होती है, कि हर मिनिस्ट्री अपने लिए डिमांड करती है ना ग्रांट के लिए, कि हमें इतना चाहिए इतना चाहिए, तो उसको हम लोग डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। तो ये आपकी कितने मेंशन है, आर्टिकल 113 में मेंशन है। उसका जो फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल के बारे में 110 में मेंशन है, जिसको हम लोग मनी बिल भी बोल रहे हैं। और ये भी याद रखना, 2024 के आपके सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ था, आर्टिकल 109, ये हम लोग से मिस हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 109 में आपके क्या मेंशन है, यहाँ पे भी आपके स्पेशल कुछ प्रोविजन जो है मनी बिल से रिलेटेड वो मेंशन है। सो स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल, ठीक है, रिलेटेड टू मनी बिल। तो ये याद रखना, आर्टिकल 9 में मनी बिल का मेंशन है। उसके बाद देखो एक सीडीएस 2008 में पीवाईक्यू पूछा हुआ था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटेड है बाय एफआरबीएम एक्ट, तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, रिपीट होता ही है पीवाईक्यू, आपको पता है ना। तो देख लो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड होता है टू प्रेजेंट अलॉन्ग विद द बजट, बजट के साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है। तो पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जो भी गवर्नमेंट का मैक्रो इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क है, ठीक है। मीडियम टर्म फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट, और मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सारी जो है
चार डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ बजट आपके पेश करती है गवर्नमेंट। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दोबारा एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आ जाओ, अब देखो यहाँ पे बजट 26-27 जो है ये आपके इंस्पायर्ड है बाय थ्री कर्तव्य। पिछली बार हमने देखा था 4 ग्रोथ इंजन, इस बार हम देख रहे हैं 3 कर्तव्य। अब इन 3 कर्तव्य को याद कैसे करना है आपको, देखो पहले तो आपको डायरेक्ट रीड कर लो, लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म में रिलेट करके बता दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला कर्तव्य है उसमें गवर्नमेंट का फोकस किस चीज पे रहेगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे रहेगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐसा नहीं, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सो एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ along with building resilience to volatile global dynamics। तो अभी के करंट जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें हमारे इकोनॉमी को ग्रो कराना है इन सस्टेनेबल मैनर, ये पहला गोल है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट कैसे करेगी, ये चीज कैसे अचीव करेगी, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट जनरली आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया को प्रमोट करेगी। तो इस तरीके से स्टेप लेके गवर्नमेंट ये पहला वाला जो है गोल अचीव कर सकती है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग आगे देखेंगे, बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं। फिर जो दूसरा है गवर्नमेंट का, जो दूसरा कर्तव्य है वो ये है कि जो भी लोगों का एस्पिरेशन है उसको फुलफिल किया जाए और उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, है ना। मतलब इससे क्या पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्किलिंग की बात कर रही है, कि अगर हम लोगों ने लोगों को एक बार कैपेबल बना दिया तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा, लोगों को इंप्लॉयमेंट, यार इंप्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और जो अमर्त्य सेन जो हमारे नोबेल लॉरेट भी रह चुके हैं, ठीक है, उनका भी तो यही कहना है कि यार देखो आप पॉवर्टी रिडक्शन कैसे करा सकते हो, लोगों को कैपेबल बना दो, ठीक है, उनको इस लायक बना दो कि वो खुद नौकरी ले ले, खुद अपना जीवन ही चला ले, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट का सेकंड जो फोकस है वो किस पे है, कि कैपेबिलिटी बिल्ड करना है ना, स्किल डेवलपमेंट करना। सो फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। सो गवर्नमेंट के इसलिए देखोगे कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट ने स्किलिंग पे फोकस किया है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर ये सारे बनाने पे फोकस किया है। ठीक है, फिर देखो थर्ड, क्या है कि इंक्लूसिव ग्रोथ। ये तो हमेशा से रहा है ना गवर्नमेंट का गोल, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो हर एक लोगों को इक्वली एक्सेसिबल हो। ठीक है, सो इंश्योर दैट एवरी फैमिली, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities। क्लियर हुआ, तो ये था थर्ड कर्तव्य। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये तीनों कर्तव्य में जो भी आपके गवर्नमेंट द्वारा स्टेप लिए गए हैं या जो भी स्कीम्स अनाउंस हुए हैं। क्लियर हुआ, तो ये था आपका 3 कर्तव्य, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर 3 कर्तव्य मेंशन्ड इन दिस ईयर बजट। ठीक है, तो आपके इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे जैसे आपके लास्ट ईयर देखो इससे क्वेश्चन बना था कि गवर्नमेंट ने ग्रोथ इंजन अनाउंस किया था और यहाँ से ग्रोथ इंजन से क्वेश्चन बन गया था कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट। तो टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। आप देखोगे एग्रीकल्चर था, इन्वेस्टमेंट था, एक्सपोर्ट था, टेक्सटाइल्स नहीं था, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। वैसे इस बार 3 कर्तव्य से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। तो ये 2000 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो वही होता है, पीवाईक्यू आपको ये भी बताता है कि आपको किस तरीके से बजट को तैयार करना है या किस तरीके से किसी टॉपिक को तैयार करना है। आ जाओ आगे, अब आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड ट्रेंड पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपके लास्ट ईयर के ही जो सिविल सर्विसेज 2025 का एक क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इससे आपका ना सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो जो टोटल अभी हम देख के आ रहे हैं, जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, वो अगर हम कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट दे देगा। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सो इससे पता लगता है गवर्नमेंट को कि दिस मच मनी इज बोरोड इन अ गिवन ईयर बाय गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ इट्स डे टू डे एक्सपेंडिचर। तो जो भी गवर्नमेंट का रेगुलर खर्चा है, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, उसको उसको ख्याल रखने के लिए, है ना, उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को इतना पैसा लेना पड़ेगा, है ना, मार्केट से बोरो करना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट शोकेस करता है ना। उसका देखो टोटल डेफिसिट, तो टोटल डेफिसिट मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ आपके जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से अगर आप टोटल रिसीट माइनस कर दोगे। अब टोटल एक्सपेंडिचर में आपके क्या आ जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, और टोटल रिसीट में आपके रेवेन्यू रिसीट भी आ जाएगा और कैपिटल रिसीट भी आ जाएगा। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, आपको टोटल डेफिसिट निकल के आएगा। अब इसमें इसमें अगर आप मान के चलो रेवेन्यू रिसीट जो आपका टोटल रिसीट है, इसमें अगर आप बोरोइंग वाला माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपका वही बन जाएगा फिजिकल डेफिसिट। समझना है इसको, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखो अगर टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ तो आपका ये डेफिसिट क्रिएट होगा, और डेफिसिट क्रिएट होगा तो गवर्नमेंट जनरली बोरो करेगी। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका टोटल डेफिसिट। फिर आ जाओ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। छोटा सा है फॉर्मूला, याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर जो रेवेन्यू डेफिसिट आपने जो इधर कैलकुलेट किया, इसमें अगर आप माइनस कर दोगे कौन सा अमाउंट, जो गवर्नमेंट ग्रांट कर रही है टू स्टेट्स फॉर द कैपिटल क्रिएशन, तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस नेट ग्रांट फॉर कैपिटल क्रिएशन ओनली दोज विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग कैपिटल एसेट। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो भी ग्रांट दे रही है स्टेट्स को सारे इसमें आ जाएंगे, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली जो कैपिटल क्रिएशन के लिए दे रही है ग्रांट स्टेट्स को, वो बस इसमें इंक्लूड होंगे। तो इफेक्टिव
नेगेटिव रेवेन्यू डेफिसिट याद रखना, ये इसका ट्रेंड पूछते हैं सीडीएस में, आपके पूछा हुआ है 2025 या 2024 में ट्रेंड पूछा था, ठीक है, वो क्वेश्चन आई थिंक स्किप हो गया मेरे से, कोई नहीं, आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसका ट्रेंड पूछते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं, क्लियर हुआ। फिर आ जाओ फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें से हम लोग टोटल रिसीट को माइनस कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपको पता है कि कैपिटल रिसीट में तो बोरोइंग भी था, है ना, लेकिन इसमें हम लोग बोरोइंग एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, है ना, मतलब बोरोइंग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि देखो यार, गवर्नमेंट बोरो वही करेगी ना जितना डेफिसिट है, तो अगर हम लोग इसमें बोरोइंग भी इंक्लूड कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि टोटल एक्सपेंडिचर और जो टोटल रिसीट है सारा बराबर होकर जीरो हो जाएगा, है ना। अगर थोड़ा सा भी आपको मैथ्स आता है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि जो टोटल रिसीट है, टोटल रिसीट में हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसीट भी इंक्लूड कर रहे हैं और कैपिटल रिसीट भी इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कैपिटल रिसीट, जो कि नॉन डेप्ट क्रिएटिंग है, ठीक है, मतलब जिससे गवर्नमेंट पे कोई भी डेप्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, उसको बस हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। लेकिन जो बोरोइंग जो गवर्नमेंट कर रही है उसको हटा दे रहे हैं हम, राइट। तो इससे क्या होगा, आपके क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा आपका फिजिकल डेफिसिट। और फिजिकल डेफिसिट आपका वो अमाउंट होता है जितना अमाउंट आपको गवर्नमेंट बोरो करेगी, तो राइट, तो आप ये भी बोल सकते हो कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल बोरोइंग, ये लिखा भी हुआ है, टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन से आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा और स्ट्रेंथन हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं। अब ये भी याद रखना कि जो डेप्ट क्रिएटिंग लोन्स और बोरोइंग से क्या होते हैं और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग क्या होते हैं, राइट। या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हो आप कि क्रिएटिंग ये कैपिटल रिसीट माइनस जो डेप्ट क्रिएटिंग है, मतलब लोन्स और बोरोइंग को हटा दोगे तो जितने बच जाएंगे सारे किस में आ जाएंगे, आपके नॉन डेप्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रहा, ये फॉर्मूला याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिजिकल डेफिसिट हमेशा याद रखना, थंब रूल बना लेना, जो भी गवर्नमेंट टोटल बोरो कर रही है उसको हम लोग फिजिकल डेफिसिट बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने टोटल रिसिट में से फिर ये आपके डेप्ट क्रिएटिंग जो कैपिटल रिसिट है उसको माइनस कर दिया था। अब ये क्वेश्चन एक बार देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे ये देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा हुआ था सीएससी आपके 2025 में। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे यार सुपरफिशियली रीडिंग करके नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 80,000 एंड द रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 है, रेवेन्यू रिसीप्ट 60 है। द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग्स ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये सारा डेटा है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, रेवेन्यू रिसीप्ट इतना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इतना बोरो किया है और इतना इंटरेस्ट पेमेंट किया है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपके 20,000 है, तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमने क्या देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, तो ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 80,000 है और रेवेन्यू रिसीट कितना 60,000 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 20,000 आएगा, एकदम सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखो, फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। अब देखो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि फिजिकल डेफिसिट मतलब बोरोइंग ही तो है, तो जितना गवर्नमेंट ने बोरो किया वही फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, अदरवाइज आप पूरा ये पूरा ऐड करने लगते हैं 80 प्लस दिस माइनस करने लगते हैं ना, तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट कितना हो जाएगा 10,000 करोड़, है ना, क्योंकि इतना ही तो गवर्नमेंट बोरो कर रही है 10,000 करोड़, तो सेकंड आपका सही हो गया। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका, तो यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट आगे मेंशन होगा, तो ये याद रख लो, जो भी गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है उसमें आप जब नेट इंटरेस्ट को माइनस कर दे रहे हो, मतलब जो भी गवर्नमेंट हर साल इंटरेस्ट पे कर रही है, जो भी बोरिंग ले रखी है गवर्नमेंट ने, उसको जब माइनस कर दे रही है तो वो आ जाता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे में मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइमरी डेफिसिट यार देखो दो वजह से कम हो सकता है, या तो आपके फिजिकल डेफिसिट कम हो जाए, तो अगर फिजिकल डेफिसिट कम होने की वजह से अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है तो वो प्राइमरी डेफिसिट आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपके इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट कम हो रहा है तो वो आपके खराब है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट जितना आप ज्यादा करोगे मतलब आपने ज्यादा बोरो कर रखा है, ज्यादा बोरो कर रखा है मतलब गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा लायबिलिटी है। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। ऐसी सेम केस आपके फिजिकल डेफिसिट के साथ भी होता है कि देखो यार, फिजिकल डेफिसिट दो तरीके से हो सकता है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या देख रहे हो, ये चीज देखो यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट का हमने फॉर्मूला देखा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, समझ आया। तो अब टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, राइट। तो ये भी तो हो सकता है ना कि अगर गवर्नमेंट ने मान के चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्चा किया है, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अगर ज्यादा खर्चा करने की वजह से अगर फिजिकल डेफिसिट आपके कम हो रहा है, तो इसका मतलब अच्छा है ना, कि आपके गवर्नमेंट का एसेट बढ़ा है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। अगर अगर फिजिकल डेफिसिट आपके बढ़ रहा है, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ रहा है ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मान चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके उतना ही है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बढ़ गया, मतलब गवर्नमेंट आपके फ्रीवीज पे फोकस कर रही है, सब्सिडीज बहुत ज्यादा दे रही है, ठीक है, पेंशन दे रही है, इन सब पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, तो इससे तो गवर्नमेंट का कुछ फायदा हो नहीं रहा है ना, गवर्नमेंट उल्टा गवर्नमेंट का नहीं एसेट क्रिएट हो रहा, ना ही ये हो रहा है, बल्कि गवर्नमेंट का जो बोलता है ना ट्रेजरी खाली हो रहा है।
तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यहाँ पे नीचे मेंशन भी है कि व्हाट इफ फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज एंड डेब्ट टू जेड रेशियो जीडीपी आल्सो इंक्रीज, देन इट इज ऑलवेज बैड फॉर एन इकोनॉमी। क्या फिजिकल डेफिसिट जब बढ़ता है तो हमेशा इकोनॉमी के लिए खराब होता है? तो ऐसा नहीं है। ये मैंने बता दिया कि अगर फिजिकल डेफिसिट आपके इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की वजह से, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, ठीक है, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और अगर मान चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। नोट कर लेना, कहीं पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, ये प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000 करोड़, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट में अगर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी, तो इधर इंटरेस्ट कितना है गवर्नमेंट का, 6,000 करोड़ का है ना। तो 10,000 में से अगर 6,000 करोड़ माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4,000 करोड़। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। क्लियर हुआ? तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज का पावर, है ना। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी डेफिसिट बता दिया, फिजिकल डेफिसिट बता दिया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बता दिया। आगे आओ। हम यहाँ पे ये आपके बजट से लिया गया है ना डेटा। तो आप देखो जो बजट का टोटल साइज है कितना है आपका, अराउंड 53 लाख करोड़, है ना। इतना ज्यादा आपका बजट का साइज है। बजट का साइज मतलब कि इसमें हम लोग टोटल ले रहे हैं, आपके जो भी आपका कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट है, ये सारा चीज हम ले रहे हैं। समझ आए? तो अब मान चलिए गवर्नमेंट आपके हर साल ये चार्ट रिलीज करती है, ठीक है। तो अब आप ये खुद से चार्ट पढ़ने जाओगे तो दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी ट्रेंड है कि कौन सा आपका ज्यादा शेयर कंसिस्ट कर रहा है ना, कौन सा इफेक्टिव आपके इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है या फिर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है, ये सारी चीज हमने एक जगह, जो भी ट्रेंड है उसका हमने एक जगह करके दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी आपको कि जो टोटल गवर्नमेंट की बोरिंग्स है और अदर लाइबिलिटीज है वो अराउंड 16 लाख करोड़ है, ठीक है। तो वही आपके फिजिकल डेफिसिट में ही दिख रहा है। समझ आए? तो अब समझ आ रहा है कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो वही होता है जो भी गवर्नमेंट बोरो करती है, मतलब टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग्स और लाइबिलिटीज। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ पे दे रखा है फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन डेब्ट आर। राइट, अब यहाँ पे ट्रेंड देख लो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि इन सब में कौन सा ज्यादा है सबसे ज्यादा, तो आप देखोगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप ये चार्ट से भी वेरीफाई कर सकते हो, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट, वो आपके सबसे ज्यादा है। अच्छा, इसमें तीन आता है हर साल आपके ना, जब भी बजट रिलीज होता है तो इसमें तीन चीजें दी जाती है। एक तो जिस साल बजट आपका, जिस साल बजट रिलीज हुआ, जैसे 2026-27 बजट रिलीज हुआ है तो इस साल का गवर्नमेंट ने बजट एस्टिमेट दिया है। बाकी पिछले साल के जो बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट, ये भी गवर्नमेंट दोनों बताती है ताकि कंपैरिजन हम कर पाए, ठीक है। तो इस बार का अभी जो बजटरी एस्टिमेट है वो गवर्नमेंट ने दिया है, और एक आएगा जब पूरा बजट, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा तो एक रिवाइज एस्टिमेट आएगा कि जो जितना गवर्नमेंट ने आपके प्रोजेक्ट किया था क्या वो फुलफिल हुआ, क्लियर हुआ। तो बहुत बार ना आप यूपीएससी में ना, यूपीएससी आपको ये स्पेसिफिक टर्म मेंशन कर देता है। अगर वो रिवाइज्ड पूछा हुआ है तो आपको रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग ट्रेंड बताना होता है, और जब आपके बजट पूछा हुआ है, बजटरी एस्टिमेट, तो उसको आपको बजटरी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ट्रेंड बताना पड़ता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो फिजिकल डेफिसिट है वो तो 4.3% है, राइट। तो वो अपनी जगह सही था, है ना। जो इस साल का जो बजटरी एस्टिमेट है वो 4.3% है फिजिकल डेफिसिट का, 2026-27 का। लेकिन मैंने इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया था, 4.4%। तो जो 4.4% था ना वो आपके रिवाइज एस्टिमेट था, मतलब एक्चुअल था लास्ट ईयर का, राइट। और इकोनॉमिक सर्वे क्योंकि बजट से पहले रिलीज होता है तो वहां पे तो आपके लास्ट ईयर का ही बताएगा एक्चुअल एस्टिमेट। तो लास्ट ईयर 4.4 था, इस साल आपके 4.3 है एज पर बजटरी एस्टिमेट। फिर आपके एक साल बाद जब रिवाइज आएगा तो वो चेंज हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि 4.3 रहेगा, ये चीज याद रखना, राइट। तो आगे हम लोग देख लेंगे, सारी चीज देखेंगे, डोंट वरी। इसलिए बोल रहा हूँ ये सब माइन्यूट डिटेल्स ना आप खुद पढ़ोगे तो नहीं ट्रेस कर पाओगे, इसलिए आपको लेक्चर देखना नीडेड है। तो ये चीज याद रख, हो गया, ठीक है। यहाँ पे सारी जो भी फॉर्मूला है ये कैलकुलेट करके बता दिया, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वैसे नीड नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया है। इसका मतलब क्या है, अगर इसका हम कनेक्टिंग डॉट्स करें तो, कि गवर्नमेंट अभी भी ज्यादातर सब्सिडी पे खर्चा कर रही है, ठीक है, सैलरीज पेमेंट में खर्चा कर रही है, पेंशन पे खर्चा कर रही है, जिससे गवर्नमेंट का कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा है, राइट, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना। उसका देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट का जो टोटल अमाउंट है, ये हम लोग जो ऑर्डर दिए हैं किस बेसिस पे दिए हैं, अमाउंट के बेसिस पे, ठीक है, अमाउंट के बेसिस पे। तो पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू रिसीट, फिर कैपिटल रिसीट और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। हालांकि पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने स्टेडली इंक्रीज किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन अभी भी देखा जाए अमाउंट के मामले में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे कम है एज कंपेरिजन टू अदर 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेंगे। फिर आ जाओ आगे। ये देखो, ये आपके ट्रेंड दिखाया हुआ है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का देखो, मैं वही बता रहा था कि, तो ये वाला चार्ट देखो, तो जैसे देखो जो 2024-25 का जो एक्चुअल था वो कितना था, 30.4
30.4 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ईयर जो 2025-26 का उसका बजटरी एस्टिमेट कितना था, 34.2 लाख करोड़। लेकिन जब रिवाइज आया तो आपके एक कम हो गया ना, मतलब 33.4 लाख करोड़, मतलब जो गवर्नमेंट को सोर्स आने वाला था जितना एस्टिमेटेड था उससे कम आया। उसके बाद इस साल जो है 2026-27 में आपका कितना एस्टिमेटेड है, गवर्नमेंट को कितना पैसा आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट के थ्रू, 35.3। अब यही आपके अगले साल आएगा तो रिवाइज भी आ जाएगा। क्लियर हो इतना? तो ये चीज याद रखना, ये करंट पूछ लेंगे, और ये जरूर ध्यान रखना रिवाइज पूछा है या आपके बजटरी पूछा है। तो रिवाइज पूछा होगा तो अनडाउटेडली 2025-26 का पूछा होगा, क्योंकि इस साल वाला तो अभी आया ही नहीं है। ये सब अपने माइंड में क्लियर रखना। फिर कैपिटल रिसीट जो इस साल का जो बजटरी एस्टिमेट है 18.1 लाख करोड़ का है, समझ आया? पिछले साल का जो रिवाइज है वो 16.2 का है। सो रिसीट में हम लोग बोरिंग को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो इसका जो ग्रोथ देखने को मिला है 7.2% से ग्रोथ देखने को मिला है, ड्रिवेन मेनली बाय नेट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ। समझ आया? मतलब जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का रहा है वो बहुत अच्छा हो चुका है ना। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स टैक्स कलेक्शन को शो करने के लिए एक इंडिकेटर होता है टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी क्या होता है आपका, बेसिकली कि आपका कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, मतलब परसेंटेज चेंज इन टैक्स इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ग्रोथ। तो ये होता है आपका टैक्स बॉयंसी। ठीक है, तो अगर मान चलो जीडीपी आपके थोड़े से चेंज कर रही है और आपका टैक्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट एफिशिएंट हो रही है, गवर्नमेंट और बोलते हैं ना अच्छे से टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो ये जो आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो नॉन नेट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से देखने को मिल रहा है। फिर देखो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है इट इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 8%, है ना, मतलब ये एक्सपेक्टेड है। सो लो देन द एस्टिमेटेड ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी ऑफ 10% इन 2026-27, है ना, तो इससे कम है आपके। तो जो आपका जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेड है 10% का 2026-27 में, उससे कम ग्रोथ आपके बजट का है 8% का, है ना। जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रहेगा वो 8% ही रहेगा, तो वही यहाँ पे बता रहा है। उसका देखो टैक्स कंपोनेंट में कॉर्पोरेशन टैक्स, तो कॉर्पोरेशन टैक्स भी आपके 11% से बढ़ने का आसार है। ठीक है, इनकम टैक्स भी आपके 11.7% से बढ़ने का आसार है। और उसका जो सीजीएसटी रेवेन्यू है वो भी आपके 6.3% से बढ़ने का आसार है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे दे रखा है एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर देखो डिवोल्यूशन टू स्टेट्स, मतलब आप देखोगे कि जो जो स्टेट को सेंट्रल ग्रांट दे रही है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है, राइट। तो यहाँ पे आपके अराउंड आपके 15 लाख करोड़ के करीब सेंटर ने स्टेट को ग्रांट दिया है, मतलब देने वाली है। ओवर रिवाइज्ड एस्टिमेट 2025-2026, समझ है, जो कि इंक्रीज है 9.6% से, राइट। तो गवर्नमेंट ने जितना डिसाइड किया था उससे 9.6% गवर्नमेंट ने ज्यादा दिया है, ये चीज याद रखना। फिर देखो नेट टैक्स रेवेन्यू में मतलब जो भी स्टेट का शेयर होता है टैक्सेस में उसको हम लोग हटा देते हैं, राइट। ग्रॉस टैक्स में हम लोग स्टेट का ही शेयर इंक्लूड करते हैं, नेट टैक्स में हम लोग सिर्फ सेंटर वाला शेयर रखते हैं। सो एस्टिमेटेड कितना है, ये भी आपके 7.2% से इंक्रीज होने वाला है। इतना क्लियर हो? फिर देखो आगे, stage is expected to be 5.7% lower than the budget estimate mainly due to lower than budgeted receipt from income tax and GST। तो आप देखो जितना आपके क्या बोलते हैं, जितना ग्रोथ आपके बजटरी एस्टिमेट में था लास्ट ईयर के उससे 5.7% लोअर देखने को मिला। इसका भी रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने आपके टैक्स भी रेशनलाइजेशन किया और गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स पे ही छूट दी थी, तो इसके वजह से जितना कलेक्शन होना चाहिए था, जितना एक्सपेक्टेड था रिसीप्ट में, उससे 5.7% कम देखने को मिला। क्लियर हुआ? उसका देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट का क्या क्या इंक्लूड रहता है, डिविडेंड्स रहता है, इंटरेस्ट पेमेंट रहता है, टोल्स कलेक्शन, लाइसेंस फीस, सर्विसेज चार्ज। ठीक है, तो ये सारे ऑलमोस्ट सेम है एज रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर 2025-26, ये चीज याद रखना। फिर जो आपके 59% ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू है ना, ये कहाँ से आता है, ये भी चीज याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट हाईलाइट करके पूछ लेंगे। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है उसका 59% याद रखना, जो प्रॉफिट मतलब 59% क्या कंसिस्ट करता है, जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है डिविडेंड से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कैपिटल रिसीट में हम लोग बोरिंग एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो ये आपके टारगेट है अराउंड 11 लाख करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 85% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट 2025-26। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा आने वाला है। तो अब इतना इंक्रीज क्यों देखने को मिल रहा है 85%, मतलब जो रिवाइज एस्टिमेट था लास्ट ईयर का उससे इतना ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट बहुत मास लेवल पे कर रही है ना, मतलब गवर्नमेंट अपने स्टेक्स वगैरह बहुत ज्यादा बेच रही है, तो उससे पैसे आ रहे हैं। सो इंक्रीज इज ड्रिवन बाय द हायर रिसीव्ड एस्टिमेटेड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। याद रहा? समझ है? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है, उसके पीछे जरूर कारण रहता है, और इस बार हमने उस कारण को ही मेंशन किया है, तो आप ज्यादा इजिली रिलेट कर पाओगे। ठीक है, फिर 2025-26 का जो आप रिवाइज एस्टिमेट देख रहे हो 15.7% लोअर देन बजटरी एस्टिमेट, अंडर अचीवमेंट इन दिस इन्वेस्टमेंट, राइट। अब ये लाइन थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो जो 2025-26 का ये रिवाइज एस्टिमेट है, ये बोला जा रहा है 15.7% लोअर देना है जो बजटरी एस्टिमेट था लास्ट ईयर का। अब यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करो। जैसे इसमें आप बोल रहे हो कि सर आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपके एस्टिमेटेड है इस साल का जो बजटरी एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड है कि 85% आपके इंक्रीज देखने को मिल सकता है
आपके रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट में। तो इसका कारण हमने क्या बताया कि भैया ये जो ग्रोथ है ये आपके ज्यादा देखने को मिल सकता है डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि जो लास्ट ईयर का जो बजटरी एस्टिमेट था, उसका उसका जब रिवाइज एस्टिमेट आया 2025-26 का, उसमें आपके 15.7% कम देखने को मिला। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का बजटरी एस्टिमेट से कंपैरिजन कर रहा है, ना कि इस साल के बजटरी एस्टिमेट से। ठीक है, तो इससे इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर जो आपके जो डिसइन्वेस्टमेंट था वो अंडर अचीव्ड था। क्लियर हो इतना? तो इस साल आपके गवर्नमेंट फोकस करेगी डिसइन्वेस्टमेंट पे, लेकिन लास्ट ईयर आपके अंडर अचीवमेंट था डिसइन्वेस्टमेंट में। क्लियर हुआ? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, राइट? तो मैंने क्लियर कर दिया। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड देख लो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके देखो, ये तीन देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। 2025-26 में आपके 39.4, फिर रिवाइज आया तो आपके 38.7। ठीक है, और जो इस साल का बजटरी एस्टिमेट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो 41.3% है, राइट? फिर वैसे ही आपके इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का देख लो, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो आपका बजटरी एस्टिमेट 2025-26 का 15.5 है। ठीक है, 2025-26 का रिवाइज एस्टिमेट जो है 14.0 है, और आपके बजटरी एस्टिमेट 2026-27 का 17.1 है। क्लियर हुआ इतना? फिर आ जाओ आगे, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर में आपके कैपिटल और रेवेन्यू दोनों ही आ जाएंगे। तो वो आपका अराउंड 53 लाख करोड़, 47,315, जो कि इंक्रीज है आपके अराउंड 7.7% से ओवर रिवाइज एस्टिमेट। तो जो लास्ट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट था उससे आपके 7.7% ज्यादा देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि आपके स्कीम वाइज एलोकेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा किसको हुआ है, किस टाइप के स्कीम को हुआ है, सेंट्रल सेक्टर को हुआ है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड को हुआ है, राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना, इस बार आपके सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो है उसको सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है। वो अराउंड आपके कितना है, 17 लाख करोड़। ठीक है, जो कि 8.2% से इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और वहीं पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो अदर ट्रांसफर्स है, इसमें 17.1% का ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग ग्रोथ के टर्म में देखें, इंक्रीज के टर्म में देखें, तो परसेंटेज वाइज आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ज्यादा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो एब्सोल्यूट टर्म में आपके सेंट्रल सेक्टर ज्यादा है। क्लियर हुआ इतना? फिर देखो पेंशंस। पेंशंस जो है आपके एस्टिमेटेड है अराउंड 29 लाख करोड़। एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेंगे, आपके आपसे ये परसेंटेज ट्रेंड पूछ सकते हैं। तो ये आपके 3% से इंक्रीज किया है ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2025-26। ठीक है, तो अभी देखो जितना भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो लास्ट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट से कर रहे हैं कंपैरिजन, राइट? और अगर लास्ट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट को कंपैरिजन करना होगा तो हम लोग लास्ट ईयर के बजटरी एस्टिमेट से कंपैरिजन करेंगे। ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे ये सारा दे रखा है ना आपके क्या बोलते हैं, क्रॉस चेक करने के लिए। तो ये आपका ओरिजिनल बजट से लिया गया है चार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सेंट्रली सेक्टर जो स्कीम है ये आपका हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब ये इसका जो बजट बजट में 2026-27 में आप देख सकते हो एलोकेशन 17 लाख करोड़ का है ना अराउंड। उसका देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में दो टाइप के हैं, एक तो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड अदर ट्रांसफर, और एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड अदर ट्रांसफर आपके 9,89,000 करोड़ के अराउंड है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये 4,20,000 के अराउंड है। तो अगर इन तीनों में पूछ लिया तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने किसको एलोकेट किया है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम को एलोकेट किया है। क्लियर हो इतना? उसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं, और गवर्नमेंट के जो पैसे जाते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पे जाते हैं। तो इसका इससे रिलेटेड आपके 2024 सीपीएफ में क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन भी मैंने लगा रखा है। पहले हम लोग इसको देखते हैं और कोशिश करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 के अकॉर्डिंग नहीं, इस साल के जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखो इस बार देखते हैं हम कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। तो आप परसेंटेज में देख सकते हो, सारा परसेंटेज आपके सामने है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि बोरोइंग और लाइबिलिटीज से गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, अराउंड 24%। ठीक है, अब मान चलो आपके ऑप्शन में सर बोरोइंग एंड लाइबिलिटी गिवन ही नहीं है, तो हम लोग दूसरे सेकंड हाईएस्ट की तरफ जाएंगे। तो सेकंड हाईएस्ट हमारा क्या है? वो है हमारा इनकम टैक्स। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो पहला बोरिंग एंड लाइबिलिटीज जहां से पैसा आ रहा है सबसे ज्यादा, दूसरा इनकम टैक्स से आ रहा है, ठीक है, तीसरा कॉर्पोरेशन टैक्स से आ रहा है, राइट? 18% आ रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स से, राइट? उसके बाद फिर आता है आपका जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। ये ऊपर के चार पांच भी याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन पूछा था आपके, है ना? तो ये क्वेश्चन पूछा था आपके 2024 सीएपीएफ में, राइट? तो यहाँ पे देखो बोला है, अरेंज द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग मैनर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू द टोटल रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023-24। तो ये 2023-24 का पूछा है, 2024 का एग्जाम था। तो ठीक है, तो इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस साल के बजट के अकॉर्डिंग। तो इस साल के बजट में आपको असेंडिंग में करना है, तो सबसे पहले कम आप लोगे। तो सबसे कम हमने क्या देखा अभी? हमने देखा यूनियन एक्साइज ड्यूटी देखा। ठीक है, तो ये दो ये सारे ऑप्शन काट दो, यूनियन एक्साइज ड्यूटी हो गया। अच्छा, दूसरा हमने कम सबसे क्या देखा? अभी कस्टम तो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें अभी कस्टम नहीं दिया हुआ है, तो कस्टम को एक बार को इग्नोर करते हैं। तो इसमें जो सबसे कम है वो कौन सा है? यूनियन एक्साइज ड्यूटी है पहला। ठीक है, फिर जो दूसरा सबसे कम है वो आपका कौन सा है? इसमें देख सकते हो जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो जीएसटी और कॉर्पोरेशन टैक्स में कम कौन सा है? जीएसटी कम है। ठीक है, और उसके बाद आपके कॉर्पोरेशन टैक्स है।
हालांकि ये ऑप्शन आपके इस बार के लिए सुटेबल ही नहीं है, है ना। इस बार जो ऑप्शन बनेगा, मान चलो इसी क्वेश्चन यही क्वेश्चन आता तो इस बार आपके क्या हो जाता ट्रेंड, इस बार हो जाता सबसे पहले यूनियन एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता इनके अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए तो ये सारे जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग देखा जाता तो उसके बाद आ जाता आपका जीएसटी, फिर आ जाता कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, ठीक है, और फिर आ जाता आपका इंटरेस्ट, सॉरी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, राइट। और सबसे ज्यादा क्या है आपका बोरोइंग एंड लाइबिलिटी। तो ये चार सीक्वेंस याद रखना, ये कम से ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा से कम बोले तो इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेशन, फिर जीएसटी, फिर यूनियन। क्लियर हुआ? तो ये याद रखना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन, जीएसटी, फिर यूनियन, ठीक है, और सबसे ज्यादा है बोरोइंग। अब पैसा जा कहाँ रहा है सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का, तो ये भी चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा किस पे जा रहा है, आपके स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22%, फिर जा रहा है आपके इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चंक है। फिर आता है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो कि 17% है, राइट। उसके बाद आता है आपका डिफेंस, उसके बाद आता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फिर फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। तो इस टाइप से सारे का याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मेजर मेजर याद रख लो। मेजर मेजर कौन सा है, ये स्टेट शेयर, इंटरेस्ट पेमेंट, सेंट्रल सेक्टर, डिफेंस और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इतना याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फिर आ जाओ आगे, ट्रेंड्स इन नेट रिसिप्ट ऑफ सेंटर। तो गवर्नमेंट का जो ट्रेंड क्या देखने को मिला है नेट रिसिप्ट में, तो ये भी देख लो आप। तो जैसे ये आपका 2022 से कंपैरिजन किया हुआ है, तो यहाँ से ही आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। और यहाँ पे ये दे रखा है कि जो ब्लैक कलर है वो शो कर रहा है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, जो आपका ऑरेंज कलर शो कर रहा है ये है सेंट्रल नेट टैक्स रेवेन्यू, और जो आपका ग्रे कलर का है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू शो कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि 2024-25 से आपका थोड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पूछ लेगा कि पिछले 5 साल में आपके ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात किया जाए तो आपके कंटिन्यूअसली आपके इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि ये आपको फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। समझ है? तो इस साल का जो बजटरी एस्टिमेट है वो याद रखो कि जो आपका नेट रिसिप्ट ऑफ सेंटर कितना है, अराउंड 28.7, नेट टैक्स रेवेन्यू अराउंड कितना है, 28.7 लाख करोड़, ये लाख करोड़ में दे रहा है। समझ है? तो ये ग्राफ को भी आपको स्टडी करना आना चाहिए। फिर आ जाओ, नेट टैक्स रेवेन्यू माइनस द कोर ड्राइवर। नेट टैक्स रेवेन्यू जो है आपका ये क्या है, कोर ड्राइवर है। तो 2022-23 में 21 लाख करोड़ था, 2026-27 में आपका 28 लाख करोड़ है। तो ये आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देयर इज ए स्टडी एंड कंसिस्टेंट राइज, ठीक है। तो अब इसमें आप देखो, ये चीज देखो, ये ध्यान से देखना। अगर सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू देखने बोलोगे आप, तो ये देखो, ये आपको कंसिस्टेंटली और स्टेडली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर वहीं पे आप अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करोगे, तो ये भी आपको स्टेडली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ना। लेकिन अगर आप बोलोगे नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट, तो ये आपको फ्लक्चुएटिंग देखने को मिल रहा है। तो ये आप गड़बड़ मत करना, है ना। ये दोनों आपके स्टेडली इंक्रीज कर रहा है, और ये आपका फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड शो कर रहा है, राइट। तो इसीलिए लास्ट में हमने क्या लिखा है कि देयर इज अ स्टडी एंड कंसिस्टेंट राइज इन नेट टैक्स रेवेन्यू। समझ आया? बाकी टैक्स बायोंसी मैंने आपको बता दिया, तो टैक्स बायोंसी काफी स्ट्रांग दिख रहा है, जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो भी काफी अच्छा रहा है, राइट। फिर जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आर स्टेबलाइजिंग एंड सेंट्रल फिस्कल स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंगली रेवेन्यू ड्रिवेन। क्लियर हुआ? फिर देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमने ऊपर ट्रेंड देख लिया, ग्रेजुअल राइज अप टू 6.7 लाख करोड़, राइट। एनटीआर इज ऑफन वॉलेटाइल। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होता है ना गवर्नमेंट का, देखो यार, इनकम टैक्स वगैरह है ये तो गवर्नमेंट का फिक्स है कि जितने आपके एम्प्लॉइज है उतना तो टैक्स आना ही आना है। लेकिन जो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट को फाइन्स के थ्रू मिलती है या फिर अदर अदर सोर्सेज के थ्रू मिलती है, ठीक है, वो सारे बहुत वॉलेटाइल होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके हर साल गवर्नमेंट को उतना पैसा मिलेगा ही। सो एनटीआर इज ऑफन वॉलेटाइल एंड समटाइम डिपेंडेंट ऑन वन टाइम विंडफॉल, नॉट स्ट्रक्चरली स्टेबल एज टैक्स रेवेन्यू। याद रखना ये चीज। फिर आ जाओ नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो ये भी डिक्लाइन देखने को मिला है, मतलब गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। तो ये भी नॉन डेब्ट जो कैपिटल रिसिप्ट है, ये इसमें भी आपके 2024-25 से लगातार 2024-25 तक आपको डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। और उसके बाद से एकदम से शार्पली राइज किया 2026-27 तक, तो ये वही देख रहे हो, ये यहाँ तक आपको 2024-25 तक डिक्रीज देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ से आपके शार्पली राइज किया नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट। तीनों का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आ जाओ आगे, ये ट्रेंड देखो, टोटल ट्रांसफर टू स्टेट एंड यूटी। अगर यहाँ से ट्रेंड पूछ लिया तो आप देखोगे कि आपके हर साल आपके ये जो अमाउंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट ट्रांसफर करती है स्टेट्स को और यूटीज को, वो भी बढ़ रहा है। तो 2022-23 में 18.7 था, और ये आपको इंक्रीजिंगली देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो देयर इज कंटिन्यूअस एनुअल इंक्रीज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में 18.7 लाख करोड़ था, 2026-27 में आपके 26.2 लाख करोड़ हो गया। तो ये भी आपके पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है, ठीक है। दिस इंडिकेट्स स्ट्रेंथनिंग फंड थ्रू टैक्स डिवोल्यूशन रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन। तो ये क्या शो कर रहा है कि मतलब जो भी फाइनेंस कमीशन ने डिसाइड किया था टैक्स डिवोल्यूशन का, जो सेंटर को स्टेट को देना होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट आपके स्ट्रेंथन कर रही है, मतलब गवर्नमेंट आपके उसको फॉलो कर रही है, और उसका ग्रांट इन एड को भी, ठीक है। फिर आ जाओ सब्सिडीज।
तो गवर्नमेंट का सब्सिडीज पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ये तो हमने देखा है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है मतलब सब्सिडीज गवर्नमेंट ज्यादा दे रही है। अब सब्सिडीज में भी जो मेजर चंक है वो किसका है, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट खर्च करती है फूड सब्सिडीज पे, जो आपका पीएम जो अंत्योदय योजना है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो आपका, उसके तहत जो आपके फ्री राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो फूड सब्सिडी की वजह से गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ग्रोथ देखने को मिलता है। और सेकंड जो है, गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पे बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है, तो ये सबसे आप अवेयर होगे। तो अगर सब्सिडी में पूछ दे तो सबसे ज्यादा फूड सब्सिडी, फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी, और ये दोनों ही आपके 87% ऑफ टोटल सब्सिडीज कंसिस्ट करते हैं, याद रखना। तो 2026-27 में टोटल सब्सिडी आउटफ्लो कितना है, 3.1% लोअर है पिछले साल से। ठीक है, 2025-26 का रिवाइज एस्टिमेट कितना था, फूड सब्सिडी 12% अबव था बेस बेस एक्सपेंडिचर बेस एस्टिमेट के, और फर्टिलाइजर सब्सिडी आपके 11% अबव था बजटरी एस्टिमेट के। क्लियर हुआ, तो ये पिछले साल का कंपैरिजन कर रहा है। इस साल आप देखोगे तो इस साल आपके कम हुआ है, 3.1% कम हुआ है, समझ आया। फिर 2026-27 का जब आप बात कर रहे हो तो ये आप फूड और फर्टिलाइजर जो है आपके 87% कंसिस्ट कर रहे हैं टोटली। ठीक है, तो सब डेटा ट्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर सकते हो। उसका देखो आगे। अब हम लोग देख लेंगे एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स। अब यहाँ पे भी आपको यूपीएससी थोड़ा ट्रिक करता है, ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लगा लिया आप लोगों के लिए। तो देखो, जब आपके एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स पूछे तो आप हमेशा ये वाला चार्ट रेफर करोगे। लेकिन आप अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स बाय मिनिस्ट्रीज, ठीक है, या फिर एक्सपेंडिचर बाय मिनिस्ट्रीज, तो उसमें आपको जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को सबसे ज्यादा दिखाया हुआ है, फिर डिफेंस है, फिर रूरल डेवलपमेंट है, राइट। लेकिन अगर आप ये चार्ट देखोगे तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो आप इंटरेस्ट पेमेंट देखोगे, यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर में दिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि हेयर इट इज शोइंग द हाईएस्ट, लेकिन यहाँ पे आपके इंटरेस्ट पेमेंट को है, बट हेयर द इंटरेस्ट इज शोइंग द हाईएस्ट। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट होता है, पेंशन होता है, और आपका ट्रांसफर टू स्टेट्स होता है, ये तीन चीज आपके किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल बोला जाए कि मेजर ऑन एक्सपेंडिचर आइटम, तो ओवरऑल में सबसे ज्यादा किसका है, इंटरेस्ट पेमेंट पे, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपके मान चलो इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन में रहेगा तो आप इंटरेस्ट पेमेंट सही मार के आओगे। लेकिन अगर आपके ओवरऑल या एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स बाई मिनिस्ट्रीज अगर दिया है, तो उसमें सबसे ज्यादा किसने एक्सपेंडिचर किया है, वो दिया है आपके ट्रांसपोर्ट ने। समझ आया, तो एक क्वेश्चन तो आपके यहां से फॉर्म हो जाएगा। सो इंटरेस्ट पेमेंट डोंट बिलोंग टू एनी मिनिस्ट्री, so won't appear in ministry chart. Interest is charge expenditure of government of India. It is paid on borrowing and it is shown under interest payment part of revenue expenditure under the consolidated fund of India. बाकी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की तीन फंड होती है, consolidated fund of India, contingency fund of India और public account। ये सब बेसिक डिटेल्स आप पढ़ के आते हो। अच्छा, when you see the expenditure by ministries, तो इसमें आपके इंटरेस्ट, पेंशन और ट्रांसफर टू स्टेट्स ये तीनों एक्सक्लूड हो जाते हैं। अब जैसे मान के चलो लास्ट ईयर का जो आपका एक क्वेश्चन आया था सीएपीएफ 2025 में, which one among the following items of expenditure received the हाईएस्ट एलोकेशन इन द यूनियन बजट 2025-2026। अब देखो, अब दो चीज कंफ्यूज मत करना, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है एलोकेशन। तो मिनिस्ट्रीज को ना, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को आपके एलोकेशन भी किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो एलोकेशन वाइज मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा किया गया है। ठीक है, एक्सपेंडिचर तो हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर डिफेंस कर रहा है। लेकिन अगर जब हम एलोकेशन की बात करेंगे तो एलोकेशन में सबसे ज्यादा एलोकेशन जो हुआ है वो डिफेंस को हुआ है। समझ रहे हो कहां पे यूपीएससी आपको फंसा सकता है। तो एलोकेशन वाइज सबसे ज्यादा किसको हुआ है, डिफेंस को। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी को ज्यादा पैसा दे रहे तो ज्यादा खर्च ही करेगा। पैसा तो ज्यादा दिया गया है डिफेंस को, लेकिन खर्च ज्यादा कर रहा है रोड। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे 7 लाख, ये बजटरी एस्टिमेट एज पर 2025-2026-2027 आपके 7 लाख करोड़ के करीब आपके डिफेंस को एलोकेट किया गया है, जो कि हाईएस्ट एलोकेशन है, और विच इज अराउंड 15% ऑफ टोटल जो भी बजट आउटले आपका। समझ आए, उसके बाद आता है आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, फिर आता है रेलवे, और फिर आता होम अफेयर्स। तो एलोकेशन वाइज में हाईएस्ट डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड होम अफेयर, ये सीक्वेंस होगा। और अगर हम मिनिस्ट्रीज वाइज, अगर एक्सपेंडिचर वाइज देखेंगे तो सबसे पहले आपका ट्रांसपोर्ट, फिर डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट। ये ऊपर के तीन भी याद रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो आप इसका क्वेश्चन का आप इस साल के अकॉर्डिंग आंसर करो। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन। तो हाईएस्ट एलोकेशन किसका है, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, यहाँ पे है आपका डिफेंस का। ठीक है, लेकिन अगर एक्सपेंडिचर देखा जाए तो हाईएस्ट आपका एक्सपेंडिचर किसका है, इंटरेस्ट पेमेंट का। तो एलोकेशन और एक्सपेंडिचर में फर्क है। क्लियर हुआ, फिर देखो आगे, बजटरी एस्टिमेट 2026-27। तो क्या क्या बजटरी एस्टिमेट रहा है। अब जैसे एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछे और कुछ भी नहीं दिया हुआ, बजटरी एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, तो आप लोग हमेशा किसको कंसिडर करोगे, 2026-27 का बजटरी एस्टिमेट को कंसिडर करोगे। क्लियर हुआ, तो ये जो है आपका 2026-27 का बजटरी एस्टिमेट का डेटा है। जैसे टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है बाई 7.7%, और ये डेटा भी याद रख लेना, बहुत बार पूछ लेते हैं, 53,47,000 करोड़। ठीक है, यूपीएससी में तो कम ही पूछते हैं, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह में डायरेक्ट आपके डेटा पूछ लेते हैं। तो याद रखना टोटल एक्सपेंडिचर इतना
कितना अमाउंट है। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपके बढ़ा है 6.6% से, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है आपके 11.5% से, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये भी आपके बढ़ा है 10.2% से, मतलब अभी ये एक्सपेक्टेड है, बाकी जब रिवाइज आएगा तो ये भी चेंज होगा। बाकी टोटल रिसिप्ट जो है वो आपके 7.2% से इंक्रीज हुआ है। सो द गैप बिटवीन दीज रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर विल बी प्लग्ड बाय बोरोइंग। तो यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है ये सब बोरोइंग के थ्रू आपके कवर कर लिया जाएगा। बाकी ये भी आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन है सीपीएफ 2025 का, कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 2025-2026। अब देखो ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो अगर मान के चलो लास्ट ईयर पूछा था क्वेश्चन, तो लास्ट ईयर अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मेंशन है बजट एस्टिमेट, तो आपको लास्ट ईयर का बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आंसर देना था। अगर वहीं पे लास्ट ईयर का रिवाइज एस्टिमेट पूछता तो आपको रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आंसर देना होता, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर में मान के चलो जब एग्जाम हुआ था तब तक तो रिवाइज एस्टिमेट आया ही नहीं था। तो हमेशा याद रखना कि इस साल भी आपके इस साल का रिवाइज एस्टिमेट नहीं पूछेगा, क्योंकि वो आया ही नहीं है ना। अगर इस साल अगर वो रिवाइज एस्टिमेट पूछता है तो वो लास्ट ईयर का पूछेगा, तो ये चीज याद रखना। तो लास्ट ईयर का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का रिवाइज एस्टिमेट था वो कितना था, 4.4 था, और जो बजट एस्टिमेट था वो भी 4.4 था। क्लियर हुआ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 4.4%। लेकिन अगर इस साल का पूछ लिया आपके बजट एस्टिमेट तो वो कितना है, 4.3%। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड दिख रहा होगा, देखो ये ट्रेंड अगर पूछ सकता है, दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, एक आपसे ट्रेंड पूछ लेगा कि पिछले 5 सालों में या पिछले 10 सालों में आपके इंक्रीज हुआ है स्टेडली या डिक्रीज हुआ है। तो ये देखो आप ये कलर कोड पहले देख लो। जो आपका ब्लू कलर है फिस्कल डेफिसिट शो कर रहा है, रेड कलर रेवेन्यू डेफिसिट, स्काई ब्लू कलर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और ग्रीन कलर प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट आप देख रहे हो कि लगातार कम हो रहा है ना, 2020-21 से लगातार आपको डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो 4.4% आपके रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 में था, ठीक है, और आपके 2026-27 में 4.3 हो गया। तो 4.3 याद रखना, इस बार 4.3 मार के आना, अनटिल अनलेस वो स्पेसिफिकली मेंशन ना करे रिवाइज का। तो रिवाइज मैंने इकोनॉमिक सर्वे में आपको रिवाइज वाला बताया था, लास्ट ईयर का रिवाइज। इस बार मैंने आपको इस साल का बजटरी एस्टिमेट बताया। फिर देखो रेवेन्यू डेफिसिट आपका 1.5% ऑफ जीडीपी है। ये भी पूछ लेता है कि ये वाला पर्टिकुलर चीज आपके कितना परसेंट ऑफ जीडीपी है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है 4.3% ऑफ जीडीपी है, और रेवेन्यू डेफिसिट आपके 1.5% ऑफ जीडीपी है, जो कि आपके बोलते हैं ना एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग ये सही चल रहा है। इवन हमारा जो फिस्कल जीडीपी है ये भी कम ही हो रहा है, राइट। बाकी इकोनॉमी सर्वे में इन्फ्लेशन वगैरह का सारा ट्रेंड मैंने बता दिया था। सो लास्ट 5 ईयर अगर पूछ ले तो कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ले तो फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा है इन सब में, उसका रेवेन्यू डेफिसिट है, फिर प्राइमरी डेफिसिट है, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। तो ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख लेना, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेंगे कि इनका सीक्वेंस क्या है। क्लियर हो। फिर देखो आगे डेफिसिट स्टैटिस्टिक में फिजिकल डेफिसिट का एक एब्सोल्यूट अमाउंट दे रखा है, और रेवेन्यू डेफिसिट का भी एब्सोल्यूट अमाउंट दे रखा है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं पूछेंगे आपसे। स्टेट पीसीएस हो तो आप एब्सोल्यूट याद कर लेना, सारा कुछ आपके पास गिवन है। सो द डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इज एस्टिमेटेड टू बी 55.6% ऑफ जीडीपी इन बेस ईयर इन बजटरी एस्टिमेट 2026-27 कंपेयर टू 56.1% रिवाइज एस्टिमेट 2025-26। क्लियर हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है लास्ट ईयर के रिवाइज एस्टिमेट से इस साल के बजटरी एस्टिमेट का, ठीक है। तो हमारा जो टोटल डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, समझ आया, मतलब जितना हम पे कर्जा है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, वो हमारा इस बार 55.6% है, और लास्ट ईयर हमारा जो 56.1% था। क्लियर हो इतना। तो ट्रेंड्स देख लो डेप्ट में, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हमारा डेप्ट भी जो है ना ये कंसिस्टेंटली आपके डिक्रीज कर रहा है इन लास्ट 5 ईयर। समझ आया। बस एक बीच में आपको स्पाइक देखने को मिला था कोविड के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे बोरोइंग बढ़ गई थी गवर्नमेंट की। क्लियर हुआ। बाकी डेप्ट एज डिफाइंड इन द एफआरबीएम एक्ट रेड कलर का है, और डेप्ट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज ये आपके ब्लू कलर का है। तो ये सब ट्रेंड आपको देख लेना, एग्जाम में पूछ लेंगे। फिर आगे आओ, ये आपका चार्ट दे रखा है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिजिकल डेफिसिट। अब गवर्नमेंट जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसको कैसे फाइनेंस करती है, तो ये भी हमने देख लिया है कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो के थ्रू करती है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोरोइंग दिखा रखा है। अब इस आपको बेसिक आइडिया याद रखना है फिजिकल डेफिसिट का, टोटल बोरोइंग प्लस ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, ठीक है। तो मेजर चंक तो है टोटल बोरिंग से जो फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट वो करती है, फाइनेंस करती है, और जो बचा खुचा है उसको आपके कैश बैलेंस से करती है, ठीक है। फिर देखो डेप्ट रिसिप्ट में नेट कितना है आपके 2026-27 में 16.63 लाख करोड़ आउट ऑफ 16.96 लाख करोड़। बाकी एक मीन्स एंड वेज एंड मीन एडवांस होता है। हालांकि वेज एंड मीन एडवांस जो होता है वो टेम्पोरल मिसमैच को क्या होता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में टेम्पोरल मिसमैच को डील करने के लिए होता है, ना कि वेज एंड मीन एडवांस से गवर्नमेंट अपने बजट के जो फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस कर सकती है। ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। वेज एंड मीन एडवांस आपके फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आरबीआई नहीं देती है गवर्नमेंट को, ये काइंड ऑफ एक लोन होता है जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है आरबीआई टू मैनेज द टेम्पोरल मिसमैच ऑफ गवर्नमेंट्स अकाउंट, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर देख लो, ये भी ऑर्डर भी पूछ लेंगे आपसे। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर आपके सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग है,
फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, फिर ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस है, फिर एक्सटर्नल डेप्ट है, और फिर स्टेट आपका प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड है। समझ आए? तो जैसे फॉर एग्जांपल जो भी गवर्नमेंट बोरो कर रही है, ठीक है, तो अब बोरोइंग में भी तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है ना। ऐसा नहीं है ना कि गवर्नमेंट जाके डायरेक्ट खाली लोन ही ले रही है। तो गवर्नमेंट आपके जी सिक्योरिटी बेच के ही पैसा लेती है, वो भी तो काइंड ऑफ लोन ही हुआ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो इन जो जो गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग कर रही है उसका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा बॉर्डर बोरोइंग किस चीज के थ्रू करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के करती है। ठीक है, और सबसे कम ये वाला याद रखना किसके थ्रू करती है? स्टेट प्रोविडेंट फंड जो होता है। क्लियर हो? बाकी ये वाला सीक्वेंस याद रख लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आ जाओ ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी आप देखोगे कि कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अभी हो चुका है 17.1 लाख करोड़। क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट इस बार 17.1 लाख करोड़ खर्च करेगी, जिसमें से 12.2 क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और 4.9 है जो आपका ग्रांट इन एंड, मतलब जो स्टेट को दे रही है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। क्लियर हुआ? और ये आपका इफेक्टिव हो गया रेड कलर का। समझ आए? फिर देखो यहाँ पे सारा डेटा दे रखा है उसी का। और यहाँ पे आपको शार्प एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है 2020-21 से। तो जैसे ही कोविड के बाद से गवर्नमेंट ने बहुत शार्पली बढ़ाया एक्सपेंडिचर जो है अपना कैपिटल क्रिएशन में, ताकि क्राउड इन इफेक्ट देखने को मिल सके। ठीक है, बाकी सभी कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा ऑलरेडी, तो आगे बढ़ो। फिर देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड। ठीक है, तो अगर ये आपके एब्सोल्यूट टर्म में ट्रेंड दिखा रहा है, अगर आपको परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म में बताए, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी टर्म में देखो ये आपका कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं कर रहा। आप देखो कैसे यूपीएससी आपको घुमाएगा। आपको या तो वो पूछ लेगा कि आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, ठीक है, वो एब्सोल्यूट टर्म में आपके कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है लास्ट 5 ईयर्स में, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है, राइट। लेकिन अगर पूछेगा कि अगर आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म पे क्या कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है, तो ये नहीं है। ये देखो आप यहाँ पे आपको फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, फिर यहाँ से कम हो गया, कम हो गया, फिर यहाँ पे बढ़ा है। क्लियर हुआ? तो मतलब ये स्टेडली इंक्रीज नहीं है अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी के टर्म में बात करें तो ये चीज याद रखना। इस साल का कितना है? 4.4% ऑफ जीडीपी। क्लियर हुआ? सो सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर रोज फ्रॉम 1.5 टू 3.1% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके 4.4% हो चुका है, और आपके कैपेक्स शेयर जो है वो आपका नियरली डबल हो चुका ओवर द डिकेड। तो ये भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, याद रखना। फिर आ जाओ आगे, एक्सपेंडिचर ऑन मेजर स्कीम्स। अब स्कीम्स वाइज भी तो पूछ सकते हैं ना कि किस स्कीम में सबसे ज्यादा खर्चा किया गवर्नमेंट ने। और मैं बोलूंगा कि ये सारे जो स्कीम्स है ना, इसको आपको तैयार कर लेने हैं। बाकी अगर आप चाहते हो कि मेरे द्वारा तैयार कराया जाए, मैंने इकोनॉमिक सर्वे में भी आपको ये बोला था कमेंट में टाइप करने के लिए, लेकिन वही है कि आप लोग का ढीला ढाला रिस्पॉन्स देख के हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलती है। तो आप सच में चाहते हो कि अगर एक पूरा जो वीडियो है डेडिकेटेड स्कीम्स के लिए हो, जो भी इकोनॉमिक सर्वे में स्कीम मेंशन थे और जो बजट में स्कीम मेंशन थे, उन स्कीम्स को मैं आपको या तो क्वेश्चन फॉर्मेट या माइंड मैप के थ्रू अगर अगर चाहते हो कि मैं करा दूं आप लोगों को, तो यार कमेंट में टाइप करके बताना। जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा वो करने के लिए। नहीं तो अदरवाइज यार इतना मेहनत करके क्या फायदा अगर आप देखोगे ही नहीं, अगर आप उसका बेनिफिट ही नहीं लोगे तो। क्लियर हुआ? तो बता देना ये सारा जो स्कीम मेंशन है इस बार यहाँ से कहीं से भी उठा के यूपीएससी आपसे पूछ लेगा, राइट। जैसे लास्ट ईयर मैंने दिखाया था अभी एनालिसिस में कि जल जीवन मिशन आपके मेंशन था बजट में और पूछ लिया था एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे यहाँ से ही पूछ सकते हैं। तो अब याद रखना कि स्कीम वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कौन से स्कीम पे की है? वीवी जी राम जी, है ना, जो आपका अभी रिसेंटली मनरेगा को चेंज करके जो जी राम जी एक्ट पास किया गया, इस पे सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है, राइट, विच इज अराउंड 95,692 करोड़। तो ये क्योंकि इस साल अनाउंस हुआ है तो इसलिए इधर इधर 000 लिखा है। फिर उसके बाद आता है आपका मनरेगा। ठीक है, फिर आता है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन आपके थर्ड नंबर आप मान सकते हो। उसके बाद पीएम किसान हो गया, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो मैं बोलूंगा टॉप 5 आप याद कर लेना मेजर स्कीम्स पे हाईएस्ट एलोकेशन के टर्म्स में। सो प्रिपेयर ऑल द स्कीम्स गिवन इन द अबव चार्ट। ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको, जब डॉक्यूमेंट खुद से पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे। अब पार्ट ए हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का जो 3 इस बार कर्तव्य पाथ था, राइट। तो पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य, इसके इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। तो हम लोग एक एक कर्तव्य को तोड़ेंगे पार्ट में। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या क्या है आपका? So budget 2026 2027 marks a milestone projecting a Yuva Shakti led vision that reorients governance from a welfare first approach to a duty centric development model। समझ है? तो ये भी स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि गवर्नमेंट का इस बार का जो बजट का अप्रोच है वो क्या है। मतलब जो वेलफेयर फर्स्ट, पहले गवर्नमेंट खाली वेलफेयर पे फोकस कर रही थी, इस बार गवर्नमेंट ड्यूटी सेंट्रिक अप्रोच पे फोकस कर रही है। ठीक है, जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग की बात कर रही है। समझ है? मतलब ड्यूटी सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल इस साल का जो बजट है उसका फोकस रहेगा, युवा शक्ति लेड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? फिर देखो युवा शक्ति ड्रिवन बजट आपके 3 चीजों पे फोकस कर रही है। टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब जो आपका थर्ड कर्तव्य है, सबका साथ सबका विकास वाला विजन, है ना, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ वाला विजन। जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, सबको इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस रहे। ठीक है, जो भी बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की सबको इक्वली मिले।
वो हमारा थर्ड कर्तव्य है। अब ये गवर्नमेंट कैसे करेगी, तो जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, वेरियस स्टेप्स ले रही है उसके थ्रू, वो भी हम लोग देख लेंगे। सो पहला कर्तव्य हमने डिस्कस कर लिया था, इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स। सेकंड कर्तव्य हमने देख लिया था कि जो भी लोगों के एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल करना और उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाना, राइट। सो बिल्डिंग पीपल्स कैपेसिटी, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडिया पाथ टू प्रोस्पेरिटी। और थर्ड जो था आपका इंक्लूसिव ग्रोथ वाला, राइट। सो पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो ये सारे जो पॉइंट्स है ना, अब ये सारे पॉइंट्स आपको कहाँ यूज करना है, अपने पेपर टू में यूज करना है। अगर आप मेंस लिख रहे हो, अगर मेंस लिखोगे इस बार, तो आप ये मेंस में लिखना। तो ये रेडीमेड पॉइंट्स है यार, आप लोग इतना भटकते हो, इधर से वैल्यू एडिशन कर ले, इधर से वैल्यू एडिशन कर ले, जब आपको रेडीमेड गवर्नमेंट ही तैयार करके दे रही है पॉइंट्स, तो इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हो। अभी मैं अभी आगे बजट में और दिखाऊंगा कि बजट में आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप रेडीमेड यूज कर सकते हो, है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के यूज कर सकते हो, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इंडिया का जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है, कि इंडिया किस चीज पे फोकस कर रही है, जैसे इस बार बोला गया है, ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन बस एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, कि गवर्नमेंट ने ना 350 से ज्यादा रिफॉर्म किया है। चाहे वो जीएसटी रैशनलाइजेशन हो, चाहे वो चीजों को जो भी कॉम्प्लेक्स लॉ थे उसको सिंप्लीफाई करना हो थ्रू वेरियस नोटिफिकेशन, थ्रू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे लेबर कोड को रिफॉर्म करना हो। इस बार लेबर कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, क्योंकि इंप्लीमेंट हो चुका है जो भी आपके कोड ऑन वेजेस वगैरह था, क्योंकि इससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था, हालांकि लास्ट ईयर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ईयर पूछे थे आपसे, इस बार आपके उसके डिटेलिंग में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो एक आप कमेंट में टाइप करके बता देना, राइट। फिर बहुत सारे हाई लेवल कमेटी फॉर्म किए गए। तो ये जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए टू रिफॉर्म द इकोनॉमी टू अचीव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसके लिए वो सारे गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। फिर आ गया, अब एक एक कर्तव्य हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कर्तव्य, तो पहला कर्तव्य में गवर्नमेंट का फोकस क्या है, ग्रोथ पे है फोकस, और आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है फोकस अमिड्स द ग्लोबल क्राइसिस, समझे। तो सबसे पहले बायो फार्मा सेक्टर देख रहे हैं हम। तो बायो फार्मा सेक्टर में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया भारत शक्ति, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रैटेजिक फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसको आपके स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ आपके एलोकेट किया ओवर 5 ईयर्स, राइट। फिर फोकस ऑन बिल्डिंग डोमेस्टिक कैपेसिटी, उसके बाद 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बनाने का प्रावधान रखा गया, एंड अपग्रेडिंग ऑफ 7 एक्जिस्टिंग वन, मतलब जो 7 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनको भी अपग्रेड करना है, और आपके 3 जो नए नेशनल इंस्टीट्यूट लेवल पे उसका भी सेटअप करना है। अब इंस्टीट्यूट को सेटअप करने से क्या होता है, देखो यार, कोई भी सेक्टर ना उसका न्यू रखा जाता है कॉलेजेस से, आपके एजुकेशनल सेक्टर से। तो जब बच्चे ट्रेंड होकर निकलेंगे तभी तो वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जाके उसको स्ट्रेंथन करेंगे, राइट। तो आप अगर ऐसे इस लेवल के नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाओगे जहां पे उनको बिफोर हैंड ट्रेनिंग मिल जाएगी, जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो पहले ही सीख के चले जाएंगे, तभी तो ग्रो करेगा। तो इसमें बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये बहुत कॉमन सेंस होता है कि अगर गवर्नमेंट आपके नेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर रही है तो क्यों कर रही है। तो बायो फार्मा में याद आ गया, डायरेक्ट पॉइंट यूज कर लेना है ना, कि बायो फार्मास्यूटिकल इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है। फिर एजुकेशन और रिसर्च पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ 1000 एक्रेडिटेड इंडियन क्लिनिकल ट्रायल स्टेट्स, ठीक है, तो ये भी आप एक कीवर्ड है, यूज कर सकते हो, ये भी एक कीवर्ड है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ सेमीकंडक्टर। तो इस बार मैंने बता दिया आपको कि जैसे गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, सेमीकंडक्टर चिप्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स जो है आपके एआई डेवलपमेंट हो गया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, चाहे स्पेस सेक्टर हो गया, हर जगह ही सेमीकंडक्टर का ना बहुत बड़ा रोल है। तो इंडिया में हम अभी भी जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे सेमीकंडक्टर, इवन उसके रॉ मटेरियल के लिए हम ज्यादातर डिपेंडेंट किस पे, चाइना पे, ठीक है। तो इस चीज को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, लॉन्च तो आपके पहले ही हो गया था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0, लेकिन अब उसी को अपग्रेड करके गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसका फोकस किस पे रहेगा, सेक्टर कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे, प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, डिजाइन ऑफ फुल स्टैक इंडियन आईपी एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सप्लाई चेन। तो जो भी सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर का उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये सारे कीवर्ड्स है, डायरेक्ट यूज कर सकते हो पेपर टू में। फिर आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने आपके अराउंड 22,000 करोड़ एलोकेट किया है। फिर क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अगर जब तक हम लोग इस फील्ड पे वर्क नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकते हैं, तब तक हम लोग स्ट्रैटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं एक्वायर कर सकते। ये सारे इकोनॉमिक सर्वे में टर्म मेंशन था, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ है, तो अब गवर्नमेंट ने रिसर्च पे हो गया, चाहे एक्सट्रैक्शन पे हो गया, चाहे सर्वे मैपिंग पे हो गया, इन सब पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक कॉरिडोर बनाना चाह रही है। वो कॉरिडोर कौन से स्टेट्स में फैले रहेंगे जहां पे मिनरल ज्यादा मिल रहे हैं, मिनरल रिच स्टेट लाइक ओडिशा हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो गवर्नमेंट एक कॉरिडोर बनाना चाहती है
कॉरिडोर मतलब क्या होता है कि जो भी आपका फर्स्ट स्टेज से लेके लास्ट स्टेज, जो भी सप्लाई चेन का जितने भी स्टेजेस होते हैं, वो उस कॉरिडोर में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, सेटअप किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जब मिनरल, सेमी क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। एक तो सबसे पहले सर्वे एंड मैपिंग इन्वॉल्व है, फिर दूसरा चीज माइनिंग इन्वॉल्व है। अगर हमने पता लगा लिया कि इधर क्रिटिकल मिनरल मिल रहा है, तो फिर उसको माइन करवाना है, तो माइनिंग के लिए भी ऑप्शन वगैरह होगा। ठीक है, तो माइनिंग के लिए आपके साइट एलोकेट कर दिया, फिर उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। एक बार आपने मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसको प्रोसेस करेंगे और यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगेगी कि भाई हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, प्रोसेस कर लिया, लेकिन अब इसका यूजेस कैसे करेंगे, है ना। एआई डेवलपमेंट में कैसे उसका यूजेस करेंगे, तो उसके लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा। तो ये पूरे कॉरिडोर में इन सारी चीजों का सेटअप किया जाएगा। तो याद रखना कि गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने का प्रावधान किया है। फिर केमिकल्स देख लो, तो केमिकल्स के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे केमिकल पार्क्स बनाने का प्रावधान किया है, क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल। फिर कैपिटल गुड्स देख लो, तो कैपिटल गुड्स के लिए कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, हाई वैल्यू एडवांस इक्विपमेंट सच एज टनल बोरिंग मशीन, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड लिफ्ट। समझ आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट कैपिटल गुड्स पे फोकस कर रही है ताकि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, ताकि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट मिले। ठीक है, आपके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। उसका टेक्सटाइल सेक्टर देखो, तो टेक्सटाइल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे पीएम मित्रा स्कीम लॉन्च किया था, टेक्सटाइल पार्क्स लॉन्च किया था, समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है, समर्थ 2.0, जिसमें आपके जो भी टेक्सटाइल स्केलिंग है वो सारे इस पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, जो भी टेक्सटाइल रिलेटेड इंडस्ट्री का डेटा है वो इस पे अपलोड किए जाएंगे। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाना। ठीक है, जहाँ पे आपके बोलते हैं ना फार्म टू फाइबर, जो 5 स्टेप था फार्म टू फाइबर वाला, जो लास्ट ईयर के बजट में मेंशन था, तो वो चीज इसमें आपके इंप्लीमेंट कराया जाएगा। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के थ्रू प्रमोट किया जाएगा टेक्सटाइल्स को, है ना। और इस बार गवर्नमेंट का टेक्सटाइल पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी स्पेसिफिकली आपके टेक्सटाइल्स मेंशन किया था। क्लियर हुआ। फिर वैसे आपके स्पोर्ट्स गुड्स देख लो, तो स्पोर्ट्स गुड में भी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया है, रिसर्च पे फोकस किया है, इनोवेशन पे फोकस किया है। तो अब ये सब कीवर्ड है, ये सब मैंने हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा ना, तो ये सब आप एज अ वैल्यू एडिशन मटेरियल, जो भी आपको 18 थीम बताया गया है इससे के लिए, उनके अंदर देख लो कहाँ फिट बैठ रहा है, वहां पे डायरेक्ट इसको ऐड कर लो। अगर ये सब एग्जाम्पल लिख के आ गए ना एग्जाम में, तो आपका आंसर और जो एक एवरेज कैंडिडेट है या जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है उनसे बहुत डिफरेंट होगा, मार्क्स में भी आपको डिफरेंस दिख जाएगा। क्लियर हुआ। फिर देखो आगे, क्रिएटिंग चैंपियन एमएसएमईज। अब एमएसएमईज पे ही तो गवर्नमेंट फोकस करेगी ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, मैंने क्या बताया कि इस बार जो गवर्नमेंट का फोकस है ज्यादा सप्लाई वाले साइड पे है, राइट। तो एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, एमएसएमईज पे फोकस कर रही है। अच्छा, अब जब ऐसे एमएसएमईज की बात आती है, तो देखो यार एमएसएमईज में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है कि एमएसएमईज के पास जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है भैया, क्योंकि एमएसएमईज में जो ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना कैश के थ्रू होते हैं, तो उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता है। और जब वो बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक के पास कोई प्रूफ चाहिए ना भाई, कि अगर हम आपको लोन दे रहे हैं तो हमें क्या गारंटी कि हमारा लोन वापस आ जाएगा। तो इसलिए बैंक भी जो है, चाहे एनबीएफसी है चाहे कोई भी बैंक है, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करती है, रिलक्टेंस शो करती है एमएसएमईज को क्रेडिट ये क्रेडिट अवेलेबल कराने के लिए। समझ है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे एमएसएमई का कंडीशन डिटोरिएट हो जाता है। इवन यहाँ पे डिले पेमेंट वाला भी बहुत बड़ा एक इशू है कि एमएसएमईज में ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं, जो आपके मान चलो जो भी आपके सप्लायर्स हैं या जो भी आपके मान चलो जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एमएसएमईज को, तो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और पेमेंट वो बहुत डिले करते हैं, 60 दिन बाद, 70 दिन बाद। अब मान चलो जब एमएसएमई से वर्क कर रहा है तो उसको उस टाइम पैसा चाहिए ना इनिशियली। इन्हीं सब चीजों को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया था, ट्रेड्स एक स्कीम लॉन्च किया था, जो कि ट्रेड्स का फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, जो कि फोकस करेगा इनहांस करने के लिए ये जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इसमें क्या किया गया था बेसिकली, ये आज नहीं हुआ है, ये पहले लॉन्च हुआ था, अब इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की गई है। तो ट्रेड्स का मैं आपको बहुत सिंपल में समझा देता हूँ कैसे एमएसएमई को क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। जैसे इसमें 3 ग्रुप आप समझो, एक तो हो गया एमएसएमईज जो कि प्रोड्यूसर हैं, जो सप्लाई करेंगे। ठीक है, एक है जो आपके ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट, और तीसरा जो है फाइनेंशियर, राइट। तो अब इसमें क्या होगा कि मान के चलो एमएसएमईज को किसी इंडस्ट्रीज ने ऑर्डर प्लेस किया। अब उसने बोला कि मैं आपका जो पेमेंट है 60 दिन बाद करूंगा, लेकिन एमएसएमईज को अभी इमीडिएट पेमेंट चाहिए। तो एमएसएमईज क्या करेगा, जो 30 का जो बीच का जो फाइनेंशियर है आपका, जो कि पैसा प्रोवाइड करेगा, और ये फाइनेंशियर किसके द्वारा सेटअप किया गया, गवर्नमेंट द्वारा सेटअप किया गया। तो अब ये एमएसएमई अपना इनवॉइस लेके जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियर के पास, और वो बोलेगा देखो भैया हमें अभी पैसों की जरूरत है, तभी तो हम इनका ऑर्डर पूरा कर पाएंगे, राइट। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो आपके बायर है वो क्या बोल रहे हैं। इसमें 3 ग्रुप कौन कौन सा मैं बता दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो देखो। एक है आपका सप्लायर, एक होगा सप्लायर, एक सेकेंड, सप्लायर, एक हो गया आपका बायर, और एक हो गया आपका फाइनेंशियर। ठीक है, तो फाइनेंशियर में जनरली आपकी कोई भी बैंक होगा या कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी। ठीक है,
इसको हम लोग फाइनेंशियर। क्लियर हो? अच्छा, अब इसको आप ऐसे थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करते हैं। सप्लायर को मान चलो कालीन भैया, कालीन भैया को आपके कालीन बनाने का ऑर्डर प्लेस किया है किसने? जो बायर ने, ठीक है। अब बायर कालीन भैया को बोल दिया कि भैया हमें 50, मैं बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, कि 50 हमें कालीन बना के देना है आपको, और हम इसका पेमेंट आपको 60 दिन बाद करेंगे। अब कालीन भैया को चाहिए भाई पैसा, ठीक है। तो अब कालीन भैया कैसे ऑर्डर पूरा कर पाएगा? तो बायर तो देगा नहीं अभी। तो सब कालीन भैया चले गए बैंक के पास, बोले कि बैंक मतलब यहाँ पे वो वाला बैंक नहीं है, यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अर्ली क्रेडिट अवेलेबल कराएगी। तो वो बोले कि भैया हमें पैसा चाहिए। तो फाइनेंशियल बोला ठीक है, आप अपना इनवॉइस दिखा दो, और वो फिर बायर से कंफर्म कर लेंगे कि क्या आपने ऑर्डर प्लेस किया है इनके पास इतना, ठीक है। तो जैसे ही वहां से कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ हमने इतना ऑर्डर प्लेस किया इतने अमाउंट का, मान के चलो 10 लाख करोड़ का, 10 लाख करोड़ सॉरी, मान के चलो 10 लाख का ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। तो वहां से ये क्या बोलते हैं, ग्रीन सिग्नल मिलते ही फाइनेंशियल बोलेगा अच्छा हम आप लोगों को पैसे प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इंटरेस्ट लगेगा आपको, मतलब कुछ टैक्स लगेगा। तो मान चलो 10 लाख की जगह जो क्या बोलते हैं जो फाइनेंशियर है, इसने 9,80,000 प्रोवाइड किया, 20,000 अपने पास रख लिया। लेकिन जब इसको वो 60 दिन बाद, अब जो बायर था उसको जो पेमेंट करना था, वो अब सप्लायर को ना पेमेंट करके वो आके इसको फाइनेंशियर को पेमेंट करेगा, और वो तो पूरा ही अमाउंट करेगा, 10 लाख ही करेगा। तो ये फाइनेंशियर का 20,000 का प्रॉफिट हो गया। समझ आया? ये मॉडल समझ आ रहा है? तो देखो अभी यहाँ पे तीनों का पर्पस सॉल्व हो गया। सप्लायर को भी जल्दी पैसा चाहिए था तो इसको जल्दी पैसा मिल गया। बायर को भी, भाई बायर को जितना पैसा देना था उतना उसने उतना ही पैसा दिया, लेकिन सप्लायर को डायरेक्ट ना देके फाइनेंशियर को दिया। अब और इससे फाइनेंशियर को भी फायदा हो गया 20,000 का। समझ आ रहा है? तो चित भी मेरा पट भी मेरा। तो अब इस बार क्या चेंजेस हुए इसमें? हालांकि और भी इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो इस बार जो चेंजेस किया गवर्नमेंट ने, कि जो भी पीएसयूज है ना, जो आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, सीपीएसयूज, इनके लिए आपने क्या किया, कंपलसरी कर दिया। मतलब अब कोई भी ये लोग एमएसएमईज के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो आपके ट्रेड्स के थ्रू ही करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू ही करेंगे। इतना क्लियर हुआ? दूसरा चीज, यहाँ पे गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ने बना दिया है, ताकि अगर गवर्नमेंट भी एमएसएमईज को प्लेस करती है ऑर्डर, तो उसका सारा जो बोलते हैं ना अकाउंट रहे उस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे, और एक ट्रांसपेरेंसी बने रहे, ठीक है। अब जब मान के चलो किसी बैंक के पास कोई कल को एमएसएमई आता है, तो बैंक डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे चेक करेगा कि इस जो एमएसएमई का रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो वहां उसके थ्रू वो लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये सब कुछ बेसिक सिस्टम है। यहाँ पे दे रखा मैंडेटरी ट्रेड्स यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा। ऑल सीपीएस परचेज फ्रॉम एमएसएमई टू बी सेटल्ड वाया ट्रेड्स, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, बैक गारंटी फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑन ट्रेड्स, government marketplace integration linking GM with trades to enable data sharing and faster cheaper MSME credit, secondary market development, introduction of trades receivables as asset backed securities to enhance liquidity। और अब तो इवन जो ये ट्रेड्स है, जो आपके इन्वॉइसेस है, ये आपके सेकेंडरी मार्केट में भी सेल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक आपके सिक्योरिटी की तरह भी काम करेंगे। तो इस तरीके से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस इतना आपको याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है। सीटीजी एमएसएमई क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। उसके बाद आपके इक्विटी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, जो कि 2021 में सेटअप किया गया था, विद एन एडिशनल 2,000 करोड़ टू सपोर्ट माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड इंश्योर एक्सेस टू रिस्क कैपिटल। उसका देखो प्रोफेशनल सपोर्ट मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कॉर्पोरेट मित्रास के थ्रू जो भी एमएसएमईज को प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, बहुत बार होता है कि वो लोग वही ना लाला वाला स्टाइल में काम करते हैं, ठीक है, कोई भी अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, वही घिसा पिटा टेक्निक। तो उनमें प्रोफेशनल एडवाइस देने के लिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कराने के लिए एमएसएमईज के आपके कॉर्पोरेट मित्रस बनाया गया था, राइट। सो दे आर accredited para professionals to assist MSMEs in meeting compliance requirement at affordable cost। क्लियर हुआ? बाकी इसमें प्रोफेशनल बॉडी कौन कौन से इन्वॉल्व होगी? आईसीएआई, आईसीएसआई एंड आईसीएमएआई। फिर आ जाओ पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देने के लिए वही फ्रेट कॉरिडोर्स गवर्नमेंट ने अलग से बनाया, ठीक है, ताकि फ्रेट का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्या बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम है वो रिड्यूस हो जाए। इसके वजह से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगा। वाटरवेज डेवलपमेंट का प्रावधान है। वाटरवेज गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि वाटरवेज जो है चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो नेशनल वाटरवेज को गवर्नमेंट मास लेवल पे डेवलप कर रही है। स्पेशल फोकस नेशनल वाटरवे 5 पे है, इन ओडिशा टू लिंक मिनरल रिच रीजन, ताकि मिनरल रिच रीजन को लिंक कर दिया जाए। सी प्लेन्स पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने सी प्लेन वायबिलिटी गैप फंडिंग बनाया। फिर एसेट मोनेटाइज कर रही है गवर्नमेंट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू, ठीक है। उसका कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इसको गवर्नमेंट फोकस कर रही है, ताकि हम लोग जो 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का गोल है उसको अचीव कर पाए। समझ आए? तो इस तरीके से जो कीवर्ड्स है ना, ये इसको आप भर भर के यूज करना पेपर 2 में, और इससे अच्छा कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके सफिशियंट है। और जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ ब्रह्मास्त्र का, यहाँ से आप जितने भी वैल्यू एडिशन करने पेपर 2 के लिए थीम वाइज आप कर लो, इससे बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। समझ आए? फिर आ जाओ आगे।
फाइनेंशियल सेक्टर, तो फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को रिस्ट्रक्चर करने की बात की गई है, एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की एफिशिएंसी और स्केल को बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, फिर डीपनिंग दी बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड मार्केट को इंप्रूव करने की बात की गई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो आपको पता ही है कि पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमने शो किया है। इवन हमारा जो बोलते हैं इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें ही हमारी रैंक 39 के राउंड है ना, जो विपो रिलीज करती है, तो उसमें ही हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर्स परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थ्रू द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर जो एफएमआ है हमारा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको भी रिव्यू करने की बात की गई है, राइट, ताकि इसको और इंप्रूव किया जा सके, ये एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे जो भी आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। फिर आ जाओ सेकंड कर्तव्य। अब सेकंड कर्तव्य क्या है आपका? सेकंड कर्तव्य कैपेबिलिटी बिल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे स्किलिंग पे फोकस करेगी, कैपेबिलिटी पे फोकस करेगी, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस करेगी। स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन सर्विसेज सेक्टर लाइक एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस। ठीक है, हेल्थ केयर एंड केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी हमारे मेंशन था प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वे में भी, है ना। तो केयर इकोनॉमी क्या होता है? बेसिकली जो हाउस होल्ड कोर्स करती हैं महिलाएं, ठीक है, उसको रिकग्निशन नहीं मिलती है, उसका जीडीपी कैलकुलेशन में ये इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। तो उन्हीं महिलाओं का अगर हम ट्रेन कर दें और उसको थोड़ा सा हम इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी से इंटीग्रेट कर दें, तो उनका भी इंपावरमेंट होगा, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और आपके जो बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल का, वो भी इंप्रूव होगा ड्रास्टिकली। तो यहाँ पे केयर इकोसिस्टम को और बढ़ाने की बात की गई है, ट्रेनिंग देने की बात की गई है अंडर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, समझ आए। फिर मेडिकल हब्स, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बनाने की बात की गई है। आयुष, जैसे आयुष के लिए जो बोलते हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से उनको प्रमोशन के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का सेटअप करने के लिए बात की गई है। तीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सेटअप किया जाएगा, एंड अपग्रेडेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर, समझ आए। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं। एक ये भी देख लेना, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल, ये भी आपके, इनकी भी ट्रेनिंग कराई जाएगी, और जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनको अपग्रेड कराया जाएगा टू ऐड 1 lakh allied health professional over 5 years across 10 disciplines including optometry, radiology and anesthesia, समझ आया। फिर देखो आगे, ऑरेंज इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार टर्म मेंशन था। ऑरेंज इकोनॉमी मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी पे भी इस बार गवर्नमेंट ने फोकस किया, क्योंकि देखो यार, ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन होता है, जो गेमिंग सेक्टर है, इस टाइप की जो इकोनॉमी है ना, बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम लोग इसको प्रॉपरली इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर दे, प्रॉपर टैक्सेशन इसमें लगा दे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बूस्ट कर जाएगी। और इंडिया में तो आपको पता ही है कि आज के टाइम पे हर दूसरा आदमी कंटेंट क्रिएटर है ना। सो फोकस ऑन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स इंडस्ट्री, प्रोजेक्टेड टू रिक्वायर 2 मिलियन प्रोफेशनल्स बाई 2030। क्लियर हुआ? उसके बाद इसी के तहत आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन सेटअप करने की बात की गई है। फिर आ जाओ आगे, एजुकेशन एंड साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यूनिवर्सिटी टाउनशिप की बात की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि किसी, अगर मान चलो डिस्ट्रिक्ट में कोई यूनिवर्सिटी रहता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे आते हैं वहां पे, है ना, टाउनशिप बन जाता है एक, और वहां पे बच्चे आते हैं तो डिमांड बढ़ता है, तो बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं फ्लरिश करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्लोमरेशन इफेक्ट। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है ताकि वहां पे एग्लोमरेशन इफेक्ट देखने को मिले। फिर गर्ल्स हॉस्टल को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, ताकि जो बोलते हैं ना, फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, लड़कियां बाहर आए पढ़ने के लिए। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी सेक्टर को भी फोकस किया जा रहा है, जैसे नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप को अपग्रेड करने की बात की गई है, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप एंड कॉस्मोस 2 प्लेनेटेरियम। क्लियर हुआ? फिर आ जाओ, टूरिज्म कैपेबिलिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट टूरिज्म को भी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग, जैसे टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए इसमें भी स्किल की जरूरत है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड पायलट गवर्नमेंट ने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है, ताकि इस इंस्टीट्यूट में लोगों को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जा सके। फिर एक डिजिटल ग्रिड बनाने की बात की गई है। इस डिजिटल ग्रिड में जो भी आपके टूरिस्ट प्लेस है, उनसे उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक वहाँ पे जाना कैसे है, वहाँ पे क्या क्या आपके अकोमोडेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या क्या फूड है, क्या क्या स्पेशल चीजें वहाँ पे, ठीक है, ताकि लोगों को ज्यादा इधर उधर सर्च ना करना पड़े। तो डिजिटल ग्रिड एक बनाया जा रहा है। क्रिएशन ऑफ नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डॉक्यूमेंट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल साइट्स। निश ट्रेल्स, निश ट्रेल्स, अब ये सब कीवर्ड ना आप टूरिज्म से अगर कोई रिलेटेड ऐसे लिखना आता है तो वहां पे आप यूज करना। निश ट्रेल्स का मतलब क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाना है, इसमें एग्जांपल दे रखा पुलिकट लेक, ये पता ही है आपको, है ना, इसके आसपास आपके बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। वैसे ही आपके जो डेवलपमेंट ऑफ 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइक धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, सारनाथ हो गया, इन सबको एक ना बोलते हैं ना इमर्सिव डिजिटल एक्सपीरियंस के तहत कन्वर्ट करना है। जैसे आजकल आप देख रहे होगे, सारनाथ वगैरह गए होगे, तो कि डिजिटली जो उस जगह का हिस्ट्री है उसको डिजिटली आपके शोकेस किया जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए भी जितने भी आपके इस टाइप के आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, वहां पे आपके एक्सपीरियंशियल डेस्टिनेशन बनाया जाएगा यूजिंग इमर्सिव स्टोरी टेलिंग टेक्नोलॉजीज।
क्लियर हो। फिर स्पोर्ट्स सेक्टर इंप्रूव करने के लिए खेलो इंडिया मिशन जैसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये तो आपको पता ही है। तो सेकंड में ज्यादातर किस पे गवर्नमेंट ने फोकस किया, कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, चाहे स्किलिंग हो, इससे रिलेटेड। थर्ड कर्तव्य में गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर में भी जो अलाइड सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। जो आपके क्या बोलते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उन पे फोकस कर रही है, ओल्ड एज पे फोकस करेगी, वीमेन पे फोकस करेगी। क्लियर हुआ। सो फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री में आप देखोगे कि अमृत सरोवर्स बनाया जा रहा है, जहां पे आपके फिशरीज एक्टिविटी को प्रमोट किया जाएगा, फिशरीज वैल्यू चेन्स को प्रमोट किया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री आपके बनाया जा रहा है, एफपीओ को प्रमोट किया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस। समझ आया। फिर जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है, लाइक क्रॉप लाइक कोकोनट हो गया आपका, सैंडलवुड हो गया, कोकोआ हो गया, इस टाइप के क्रॉप्स को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि फार्मर सिर्फ आपके वही ट्रेडिशनल क्रॉप ना उगाए, बल्कि वो क्रॉप उगाए जिनकी डिमांड है और जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसके तहत आपके कोकोनट प्रमोशन स्कीम लाया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक एक चीज आपको याद करना है, इसको आपको ज्यादातर पेपर 2 में यूज करना है। पेपर 1 में अगर पूछेंगे तो स्कीम से रिलेटेड पूछेंगे। स्कीम मैं इधर नहीं रख रहा हूँ, ना ही इकोनॉमिक सर्वे मैंने डिटेल में कवर कराया था, उसके लिए आप बोलोगे तो अलग से एक वीडियो ला दूंगा। जो भी आपकी स्कीम्स मेंशन्ड है पिछले एक साल में, इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में, या फिर और भी कोई डॉक्यूमेंट में, तो वो सारा मैं एक वीडियो में कवर करा दूंगा। क्लियर हुआ। फिर देख लो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन तो करना ही होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो, है ना। अगर मान के चलो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करना है तो, सो इसके लिए आपके मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, लाइक भारत विस्तार। कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल डायरेक्ट यूज कर सकते हो। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। फिर शी मार्ट्स बनाया जा रहा है, ताकि जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ठीक है, इनको एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग देके, ठीक है, इनको आपके इकोनॉमी में इंटीग्रेट कराना। मतलब जैसे आज के टाइम पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुदुमश्री का एग्जांपल आप लोग पढ़ते ही हो, है ना। वैसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर हम लोग उनको बोलते हैं ना काइंड ऑफ आपके सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करा दे तो। सो अंडर द लखपति दीदी प्रोग्राम, स्टैब्लिशमेंट ऑफ शी मार्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर्स रहेंगी, जिसमें ज्यादातर आपके कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स टू इनेबल विमेन्स ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब जो भी रिटेल शॉप बनाया जाएगा जहां पे आप जाके शॉपिंग वगैरह करते हो, वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ही जो महिलाएं हैं वो रहेंगी उसमें। ठीक है, फ्रॉम क्रेडिट बेस्ड लाइवलीहुड टू एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज ओनरशिप। क्लियर हो। फिर आ जाओगे इंपावरिंग दिव्यांगजन। ठीक है, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे दिव्यांगजन कौशल योजना हो गया, दिव्यांगजन सहारा योजना हो गया, निमहांस हो गया। तो ये सब जो छोटी छोटी डिटेल्स आप पढ़ लेना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे देखो, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो उसके लिए तो एक अलग मिनिस्ट्री बना दी गई है। उसके अलावा भी ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, राइट। उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट कल्चरल हेरिटेज साइट बनाया गया है, लाइक लॉन्च ऑफ स्कीम टू डेवलप बुद्धिस्ट सर्किट अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, विथ एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी, एमिनिटीज एंड मोनेस्ट्री प्रिजर्वेशन। फिर आ जाओ अब आप डायरेक्ट टैक्सेस पे। 3 कर्तव्य हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है, बाकी वैल्यू एडिशन की तरह उसको यूज कर लेना। अब डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, हालांकि हर एक चीज आपको याद नहीं करना है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता दे रहा हूँ, जो कि आपको ध्यान रखना है, जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस हुए ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल्स है उनके लिए रिलीफ मिला, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लास्ट ईयर तो पता है कि 12 लाख तक आपके इनकम पे छूट दे दिया गया था। इस साल भी कुछ कुछ आपके रिलीफ दिया गया इंडिविजुअल्स को, लाइक टीसीएस रिडक्शन, है ना, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, इसमें रिडक्शन किया गया अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। तो एलआरएस आपको पता ही है कि जो रेमिटेंसेस हमारे यहाँ पे आती है, तो पहले उस पर टैक्स लगता था, बाद में गवर्नमेंट ने उस पर हटा दिया था। लेकिन उसमें भी कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे अभी लग रहे थे, लाइक एजुकेशनल और मेडिकल सेक्टर थे, तो इसमें 5% पहले एलआरएस लग रहा था, उसको घटा के 2% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रिलीफ है इंडिविजुअल के लिए। फिर टीडीएस एक होता है, टैक्स डिडक्शन एक सोर्स होता है। ये सब अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा है ना, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप पढ़ो इकोनॉमी, क्योंकि आपको स्टैटिक तो पढ़नी है। मैं ब्रीफली बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रीलांसर्स होते हैं या जो गिग वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जब काम करते हैं किसी कंपनी के साथ, तो कंपनी कुछ उनको पेमेंट करती है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये डबल उस पर बर्डन ना डाल के कंपनी ही क्या करे कि जितना टैक्स पे करना है, जितना मान चलो जितना उनको इनकम दे रही है कंपनी, राइट, जितना उनको पैसे दे रही है, तो कंपनी ही पहले ही काट ले उनके इनकम से और वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दे। ठीक है, तो जो पेमेंट का सोर्स है वहीं पे कट जाए पैसा और गवर्नमेंट को सबमिट हो जाए। बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया, बाकी इसके डिटेल में और जानना चाहते हो तो जा सकते हो आप, राइट। सो टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी जो था, अब इसमें जो टैक्स था इसको डिड्यूस कर दिया गया, और जो एआईएन का पहले कलेक्शन किया जाता था, ठीक है, एआईएन क्या है आपका, अकाउंट ऑफिस आइडेंटिफिकेशन नंबर, अब ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ रिलीफ है। फिर देखो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस के लिए, आपको पता है मैट एक कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपके कॉर्पोरेट ये क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट कैपिटल गेन टैक्स होता है या कॉर्पोरेट
पे जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता है ना, जो उनके प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, तो आपको पता ही है कि कॉर्पोरेट वाले कितने चालाक होते हैं। बहुत बार सीए के हेल्प से वो लोग अपने प्रॉफिट को मिसमैच, ये प्रॉफिट को बोलते हैं ना, मैनिपुलेट कर देते थे। तो इसके वजह से क्या होता था कि गवर्नमेंट का जो टैक्स का सोर्स है वो कम हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने इसका एक मिड सॉल्यूशन निकाला कि गवर्नमेंट ने मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इंट्रोड्यूस किया। अभी कैसे कैलकुलेट होता है ये टेक्निकलिटीज में अभी अपने को नहीं जाना है, बस ये समझो ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है, ऐसा कि वो अमाउंट मान के चलो, अगर उनका प्रॉफिट जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसका अगर प्रॉफिट कम है एमएटी से, ठीक है, तो एमएटी उनको देना पड़ेगा। एमएटी पे जो टैक्स निकल के आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वो उनको पे करना पड़ेगा। और अगर एमएटी से ज्यादा है उनके प्रॉफिट पे जो टैक्स है तो वो वाला पे करना पड़ेगा। मतलब दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो पे करना पड़ेगा। तो पहले एमएटी 15, एमएटी जो था 15% रखा गया था, इसको रिड्यूस करके 14% कर दिया गया। तो ये सब कुछ छोटे डिटेल से पूछ लेंगे एग्जाम में। टू बिकम फाइनल टैक्स नो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 1 अप्रैल 2026। तो यहाँ पे एक शेयर बैक टर्म है, इसका मतलब ये टैक्स एज कैपिटल गेन्स इन शेयर होल्डर हैंड्स, समझे। फिर देखो आगे, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए गए, जैसे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था, केपीओस था, इन सबको क्लब करके सेफ हार्बर मार्जिन के अंदर 15.5% टैक्स, मतलब यूनिफॉर्म टैक्स अप्लाई कर दिया गया है। तो सेफ हार्बर आप ऐसा समझ सकते हो कि मतलब इतना अमाउंट रहेगा तो इनकम टैक्स बहुत ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करती है। तो इसका जो है टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्या रखा गया, 300 से 2000 करोड़ तक, ठीक है। फिर डेटा सेंटर्स, तो डेटा सेंटर्स पे आपके टैक्स हॉलीडे प्रपोज किया गया अंटिल 2047, ठीक है। फिर एडवांस प्राइस एग्रीमेंट, आपको पता ही होगा कि जैसे, तो जो एडवांस प्राइस एग्रीमेंट है इसका टाइम पीरियड 2 ईयर तक कर दिया गया है। फिर देखो कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स था ये बढ़ के 0.02 से 0.05 कर दिया गया। इतनी डिटेल में नहीं जाएगा एग्जाम आपसे, हमने दे दिया है, ठीक है, क्योंकि बजट में ये सब मेंशन था। तो आप चाहो तो अपने एंड से रीड कर सकते हो, अदरवाइज इतना डिटेल में नहीं जाएगा। कुछ कुछ चीजें जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, ठीक है, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कैपिटल गेन टैक्स से। मतलब अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से अगर मान के चलो कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, कैपिटल गेन कर रहे हो, तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, लेकिन जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, ओनली टिल मैच्योरिटी। क्लियर हो। फिर म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पे भी कोई डिडक्शन नहीं किया गया फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर कॉपरेटिव देखो, कॉपरेटिव्स में इंटर कॉपरेटिव डिविडेंड इनकम था, उसको अलाउ कर दिया गया एज अ डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजीम इफ डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स, ठीक है। तो अगर मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसमें जो डिडक्शन है वो अलाउड है, राइट। फिर डिडक्शन फॉर मिल्क वेजिटेबल सप्लाई एक्सटेंडेड टू कॉपरेटिव सप्लाई कैटल फीड एंड कॉटन सीड, समझ आए। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में देखो, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गए। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहाँ पे से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी था वो सोडियम एंटीमोनेट पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो मोनेजाइट पे जो ड्यूटी का 2.5% का लगता था, इसको भी नील कर दिया गया है, समझ आए। वैसे कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्प्ट, इसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया लिथियम आयन बैटरी पे। अब ये सब क्यों किया गया, ताकि ये सब को बूस्ट मिल सके, है ना, इन सब की प्रोडक्शन और बढ़ सके। तो गवर्नमेंट का जो विजन है ना सेल्फ रेजिलिएंट बनने का इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। वैसे न्यूक्लियर पावर में देख लो, जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है टिल 2035 सारे टैक्सेस से। फिर बायोगैस जो प्लांट है, वैल्यू ऑफ बायोगैस इन ब्लेंडेड सीएजी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज कैलकुलेशन, तो इस पे भी जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगनी थी उससे इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। एक्सपोर्ट सेक्टर में देखोगे तो सी फूड हो गया, इसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। लेदर जो है इसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया, एक्सटेंडेड टू शू मैन्युफैक्चरिंग, समझ आया। फिर अदर सेक्टर में देख लो, एविएशन, इसको में ही जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था एयरक्राफ्ट कंपोनेंट पे वो हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा गया दिया गया है। डिफेंस में जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है, बाई डिफेंस पीएसयूज फॉर एयरक्राफ्ट पार्ट्स एक्सेम्प्टेड फ्रॉम बीसीडी। तो ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का सेल्फ रिलायंट का गोल है ना, आत्मनिर्भर भारत का गोल है, उसको अचीव करने के लिए सारा बहुत नेसेसरी स्टेप था। फिर देखो आगे, रिलीफ टू इंडिविजुअल टू एंड पेशेंट्स, जैसे पर्सनल यूज जो गुड है उस पर टैरिफ कट किया गया 20 से 10%। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी था एग्जाम्प्ट कर दिया गया। 17 ड्रग्स फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, जो जो कैंसर के लिए जो यूज होते थे ड्रग, उन पे भी टैक्स कट किया गया है ना, 17 से ज्यादा ड्रग एंड 7 रेयर डिजीज से रिलेटेड जो ड्रग्स थे। फिर फिशरीज में देखो, फिशेस कैचेस बाय इंडियन वेसल्स इन द ईजेड और हाई सीज, इनको ड्यूटी फ्री बना दिया गया। मतलब ऐसी फिशरीज, ऐसे फिश जो कि ईजेड के अंदर से आपके उनको क्या बोलते हैं, उनको पकड़ा गया है ना, ऐसी मछलियां जिनको ईजेड के अंदर से पकड़ा गया उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया। लैंडिंग अब्रोड ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट, और उससे बाहर से अगर कोई ले रहे हो तो उसको एक्सपोर्ट जैसा ट्रीट किया जाएगा, तो फिर एज यूजुअल उस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो लगेगी। क्लियर हो। फिर देखो आगे, कुछ न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे फिश हाइड्रोलाइसेट, ये एग्जाम में पूछ लेंगे, ठीक है। ये सब कुछ न्यू टर्म बजट में थे। तो इसका मतलब क्या है, कस्टम ड्यूटी रिड्यूस ऑन दिस इनपुट फॉर श्रिम्प फीड, ब्लू इकोनॉमी फोकस। फिर ट्रेड्स इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ा दिया,
सेस रेशनलाइजेशन। तो जो सेस लगता था, सेस को क्या बोलते हैं हम, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस को, जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जिनकी इनकम मान के चलो एक पर्टिकुलर बास्केट ऑफ इनकम में आते हैं, हायर इनकम लेवल पे, तो उन पे सेस लगाया जाता था, उनके टैक्स पे टैक्स लगाया जाता था एडिशनली, टू डेवलप और प्रमोट एनी स्पेसिफिक सेक्टर लाइक एजुकेशन, हेल्थ और या क्लीनलीनेस, ठीक है। स्वच्छ भारत टैक्स भी लगता है, ये भी सेस का एग्जांपल है, और इसी में एक सरचार्ज भी आता है, ठीक है, तो सरचार्ज सेस के ऊपर लगता है, राइट। तो इसको भी रैशनलाइज किया गया है, जो भी सोशल वेलफेयर सरचार्ज है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। फिर अमृत पीढ़ी, अमृत पीढ़ी मतलब कंटिन्यूड रेफरेंस टू यूथ जनरेशन एज द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। तो ये सब कुछ टर्म्स थे जो कि मेंशन थे बजट में, हमने दे दिया। फिर आ जाओ आगे, दी ऑरेंज इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया, जो भी क्रिएटिव इकोनॉमी है उसको हम ऑरेंज इकोनॉमी बोल रहे हैं, और इस बार गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करने का। न्यू इनिशिएटिव इसके तहत लिया गया एवीजीसी, ठीक है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 स्कूल। तो स्कूल लेवल से ही, मतलब बोलते हैं ना, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है इसका न्यू रखा जाएगा, जो बच्चे हैं उनमें बोलते हैं ना ये सब चीज, ये सब स्किल्स इनकलकेट कराया जाएगा। सो यहाँ पे दे रखा है, the creative economy, also known as orange economy, refers to knowledge-based activity that integrate culture, creativity, technology, and IP to drive economic, social, and cultural development with strong potential to support SDGs। और यहाँ पे सारा दे रखा है क्रिएटिव इंडस्ट्री का, जैसे हेरिटेज में एग्जांपल दे रखा है, आर्ट्स का एग्जांपल दे रखा है, मीडिया का एग्जांपल दे रखा है, ऑडियो विजुअल्स, पब्लिशिंग एंड प्रिंटेड मीडिया, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शनल एंड क्रिएशनल का एग्जांपल दे रखा है, डिजाइन, न्यू मीडिया एंड क्रिएटिव सर्विसेज। बहुत अच्छा डायग्राम है, आप इसको पढ़ सकते हो, यूज कर सकते हो अपने मेंस में, अपने पेपर 2 में, ठीक है, और अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। तो इसी के साथ जो हमारा बजट था वो खत्म होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बजट अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश किया है कि इसको इसको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिटेल में कवर कराया जाए, ठीक है। तो जो भी आपका फीडबैक है यार, यू आर ओपन टू गिव योर फीडबैक, बताना कुछ, अगर मान चलो लेक्चर के दौरान कुछ मेरे से डेटा में एरर हो गया तो वो भी आप मेंशन कर दिया करो, है ना, हम भी इंसान है, फ्लो फ्लो में बहुत बार गलतियां हो जाती है, तो उस चीज को भी आप हाईलाइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। अगर आपका सही होगा जो भी आपने हाईलाइट किया तो उसको हम लोग पिन कर देंगे, या फिर हम उस चीज को करेक्ट करके पिन कर देंगे। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से जो भी मैं एक्टिव रिकॉर्डिंग के लिए पूछा हूँ वो आप कमेंट में टाइप करके बताना, जो भी आपको चाहिए हमसे वो आप कमेंट में टाइप करके बताना, ठीक है, जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट में टाइप करके बताना। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब यही होता है कि आप कमेंट कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो, ताकि और लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। तो हमारी बस इतनी ही मिनिमम एक्सपेक्टेशन रहती है आप लोगों से, बिहाइंड दिस लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।